नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें किताबों की दुनिया में खो जाना पसंद है? अगर हम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रूई ने अपने हाथ ऊपर उठाए और घुटने मोड़ते हुए झुककर सांस बाहर निकाली। कुछ दूरी पर कई बेलनाकार ट्यूब समानांतर में ढेर थे और उसकी ओर इशारा कर रहे थे। यह उस आंख हाथ समन्वय प्रशिक्षण का हिस्सा था जिससे वह गुजर रहा था। बैंग बैंग बैंग, मशीन ने रूई पर 3 गेंदें दागी। उसने तेजी से अपने हाथ बढ़ाए, गेंदों को पकड़ने की कोशिश करते हुए। तुम चूक गए, दोहराओ, उसके पर्यवेक्षक ने सख्ती से निर्देश दिया। रूई एक बार फिर तैयार स्थिति में झुक गया। उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया और अपने शरीर को सतर्क किया। बैंग बैंग बैंग, वह पहले ही उन तीनों को पकड़ने की कोशिश छोड़ चुका था। यह उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा था। अभी के लिए उसने उनमें से केवल एक को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना ध्यान केवल एक गेंद पर केंद्रित किया, वह आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रहा, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। बेहतर, उसके प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। पर्याप्त अभ्यास और कड़ी मेहनत से तुम और भी बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। जी सर, रूई ने सिर हिलाया। उसे शरीर आंख समन्वय प्रशिक्षण सबसे कठिन लगा। वह निस्संदेह सभी नौसिखियों में सबसे खराब था। उसका सबसे कम उम्र का होना और इस संबंध में सबसे अधिक चुनौती महसूस करना उसे अपने साथियों के विपरीत खड़ा करता था। अगर यह उसकी उम्र का कोई और छात्र होता जिसकी ऐसी परफॉर्मेंस होती, तो यह निश्चित रूप से उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता, लेकिन रूई ने इसे सहजता से लिया। वह महसूस कर सकता था जैसे वह मजबूत हो गया है। इस भावना ने उत्साह पैदा किया, जिसने उसे और भी अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। बेशक, ये केवल एक अनुभूति थी, वास्तविक नहीं। एक नौसिखिए के लिए इतनी तेजी से विकसित होना असंभव था। रूई ने अनुमान लगाया कि 90 दिनों के समय में वह महत्वपूर्ण सुधार देख पाएगा। एक बार फिर उसके प्रशिक्षक ने निर्देश दिया। रूई ने सिर हिलाया, अपनी मुद्रा में आ गया। वह पहले से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ था। धीमे और स्थिर तरीके से दौड़ जीती जाती है। बाकी का दिन लगातार एक के बाद एक प्रशिक्षण सत्रों का सिलसिला था। रूई अलग अलग प्रकार के शरीर आंख समन्वय प्रशिक्षण सत्रों में कूदता रहा, जब तक कि दिन के अंत में उसे छुट्टी नहीं मिली। रूई ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने नहाकर खुद को तरोताजा किया और पूरे दिन के प्रशिक्षण से जमा हुए पसीने और गंदगी को धो डाला। उसने जल्दी से खुद को सुखाया और कुछ आरामदायक कपड़े पहने। उसका इरादा केन के साथ घूमने और नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्व देखने का था। रूई की नज़र कारा पर पड़ी जो एक प्रतीक चिन्ह जैसी किसी चीज से छेड़छाड़ कर रही थी। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया, रूई की ओर एक तीखी नज़र डाली। रूई ने हल्के आह के साथ उसकी निगाह को नज़रअंदाज कर दिया। हमेशा की तरह शांत, मैं देखता हूँ। उसने मन ही मन कंधा उचका दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने की जहमत नहीं उठाएगा जिसे स्पष्ट रूप से सामाजिक बातचीत में समस्या थी। वह जल्दी से अप्रेंटिस छात्रावास की ओर गया और केन को अप्रेंटिस स्पारिंग सेंटर ले गया। मैं भाग्यशाली हूं कि इस मैच को देख पा रहा हूं। रूई ने सिर हिलाया। सच है, केन ने सिर हिलाया। अगर वे दोनों मार्शल अप्रेंटिस होते, तो शायद तुम इसे देखने के लिए यहां नहीं होते। मार्शल अप्रेंटिस को अकादमी में बहुत स्वतंत्रता थी, जिसका अर्थ था कि वे दिन के किसी भी समय द्वंद्व के लिए पंजीकरण कर सकते थे जो वे चाहते थे। रूई को हर दिन स्वतंत्रता का एक छोटा सा समय मिलता था जहां वह द्वंद्व देखने के लिए अप्रेंटिस स्पारिंग सुविधा की यात्रा कर सकता था। वह उन सभी द्वंद्वों को याद कर देता जो उसके ब्रेक की अवधि के दौरान नहीं होते थे। वह नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्व को पकड़ने में सक्षम क्यों था, इसका कारण किस्मत नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनमें से एक उसके जैसा ही था, एक नौसिखिया छात्र। यह असामान्य नहीं था। रूई को जिस बात पर आश्चर्य हुआ, वह ये थी कि वह छात्र फेलिक्स नहीं था, नौसिखिया छात्र नेल था। मुझे ये जानकर सच में आश्चर्य हुआ कि नेल मार्शल अप्रेंटिस नहीं था। रूई ने बुदबुदाया। हाँ, लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शर्त का मुकाबला कौशल से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी मार्शल नींव और तुम्हारे मार्शल मार्ग से संबंधित है, केन ने समझाया। नेल बेहद दुर्जेय है, लेकिन अपने मार्शल कौशल, अपनी कुशलता और तकनीक के कारण नहीं, बल्कि उसकी शक्ति उसके हास्यास्पद शारीरिक पराक्रम से आती है। रूई ने सिर हिलाया। उसने नेल को कई प्रदर्शनकारी प्रशिक्षण सत्रों में देखा था, जिससे उसे और बाकी सभी को झटका लगा था। अगर वह मार्शल अप्रेंटिस बने बिना इतना मजबूत है, रूई ने सोचा, तो जब वह बनेगा, तो वह शायद सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस होगा। केन ने बात पूरी की। हम इस द्वंद्व में उसके मुकाबले के पराक्रम के बारे में और जानने में सक्षम होंगे। रूई ने टिप्पणी की। क्या तुम जानते हो कि फेलिक्स कितना मजबूत है? हाँ, मुझे पता नहीं था कि वह मार्शल अप्रेंटिस बन गया है, ईमानदारी से कहूं तो। केन ने स्वीकार किया। हम 6 महीने पहले मिले थे, जब मैं अभी अभी मार्शल अप्रेंटिस बना था, और वह तब भी एक्सप्लोरेशन स्टेज में था। तो वह कुछ समय पहले ही अप्रेंटिस बना होगा, रूई ने निष्कर्ष निकाला। इसके अलावा, अगर तुम उसे केवल उसके एक्सप्लोरेशन स्टेज में जानते थे, तो उसने तब तक अपना मार्शल मार्ग नहीं खोजा था, सही? केन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि उसकी मार्शल आर्ट किस बारे में है। वे हल्के फुल्के मजाक करते हुए अप्रेंटिस स्पारिंग सेंटर की ओर बढ़ गए। सुविधा पर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत एक बड़ी भीड़ देखी। केन ने सीटी बजाई। ये तो बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे बैच का पहला द्वंद्व है आखिर। साथ ही, ये नौसिखिया टॉपर और एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ एक द्वंद्व है। अगर इसने इस तरह की रुचि नहीं जुटाई होती तो यह अजीब होता।
केन ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। वह खुद भी लड़ाई के बारे में काफी उत्सुक था। तभी, अरे, तुम दोनों भी यहाँ हो, एक आवाज ने उनसे कहा। केन का उत्साह तुरंत गिर गया, उस आवाज को तुरंत पहचानते हुए। रूई ने भी आह भरी। हाँ, उसने हल्के से जवाब दिया। कौन जीतने वाला है, इस पर कोई विचार? फे ने उन दोनों से पूछा, खासकर केन से, क्योंकि वे दोनों फेलिक्स के परिचित थे। केन ने कंधा उचकाया, यह मान लिया कि वह कहीं नहीं जा रही है। जब तक फेलिक्स में बड़े पैमाने पर वृद्धि नहीं हुई है, वह शायद जीत नहीं पाएगा। फे ने सिर हिलाया, लेकिन उसने प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षा में उसके प्रदर्शन को देखने के बावजूद नेल को चुनौती दी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह किसी हद तक आत्मविश्वास में है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जब उसने नेल को चुनौती दी तो वह कितना तर्कसंगत था। रूई ने जवाब में सिर हिलाया। जब ये हुआ तो मैं वहीं था, मेरा विश्वास करो, वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नस फट जाएगी। हम फे स्पारिंग रिंग की ओर मुड़ी। तो हमें बस ये देखना होगा कि उसका निर्णय कितना तर्कसंगत था और कितना भावनात्मक, मुझे लगता है। हे, तुम डरकर भागे नहीं। नेल मुस्कुराया, मैं तुम्हें पीटकर लुगदी बना दूंगा। फेलिक्स ने दबी हुई नाराजगी के साथ पलटवार किया। मुंह की बजाय अपने काम से दिखाओ, कमीने। नेल ने ताना मारा। फेलिक्स ने अपने दांत भींचे, चुप रहने का चुनाव किया। एक रेफरी ने जल्द ही दोनों लड़ाकों को अपनी जगह लेने, झुकने और अपनी मुद्रा लेने के लिए कहा। दिलचस्प, रूई ने फेलिक्स की मुद्रा देखकर बुदबुदाया। फेलिक्स ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया था और हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाया था, नीचे झुककर सिर को छाती के स्तर तक झुका लिया था। वह एक पहलवान है। रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। यह एक बहुत ही सामान्य कुश्ती मुद्रा थी, और अच्छे कारण से भी। यह मुद्रा पहलवानों को दूरी कम करने और इसे पूर्ण संपर्क ग्रैपलिंग मैच में बदलने के लिए टेकडाउन और शूट लॉन्च करने की अनुमति देती थी। झुकने से उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के निचले पेट पर हमला करने की अनुमति मिलती थी, इसे शूट के रूप में जाना जाता था, और हाथ इस तरह से तैनात थे कि वे अपने विरोधियों को दूरी खोलने या अपना संतुलन बनाए रखने से रोकने के लिए उन्हें पकड़ सकें। फे ने सिर हिलाया। अगर वह लड़ाई को पूर्ण संपर्क लड़ाई में बदलने में सफल होता है, तो वह जीत सकता है। नेल की मुद्रा थोड़ी अजीब थी, वह थोड़ा सा झुका और अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया, जमीन के ऊपर लटकते हुए। उसका व्यवहार सहज था, उसके चेहरे पर आलसी आत्मविश्वास का भाव था। तैयार, और शुरू। रेफरी ने मैच शुरू किया। तुरंत फेलिक्स खुले हाथों से नेल पर कूद पड़ा, एक सामान्य शूट पैंतरा। जैसे ही फेलिक्स स्थिर नेल को पकड़ने वाला था, वह कूद गया और एक पैर पर संतुलन बनाते हुए लापरवाही से फेलिक्स के सिर पर उतर गया, हाथ उसकी जेब में थे। फेलिक्स ने तुरंत नेल के पैरों पर हमला किया, उसे नीचे फेंकने की उम्मीद में, लेकिन इससे पहले कि नेल ने सहजता से पीछे की ओर कलाबाजी मारी और उसके पीछे उतर गया। उस पैंतरे की ताकत ने फेलिक्स को उसके घुटनों पर धकेल दिया था, जबकि नेल ने आलसी बोरियत के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? उसने जम्हाई ली। फेलिक्स गुस्से में गुर्राया और एक तेज, शक्तिशाली झपट्टा मारा। उसे आश्चर्य हुआ, उसने वास्तव में नेल को आसानी से पकड़ लिया, बाद वाला हिला भी नहीं था। केवल बोरियत के साथ उसकी आंखों में घूर रहा था। मुझे पकड़ने दे रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार पर पछतावा कराऊंगा। फेलिक्स ने कसम खाए, अपमानित होकर। उसने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया था। उसने सबसे मजबूत अप्रेंटिस स्तर की फिनिशर चाल का उपयोग करने का फैसला किया था जो उसने अब तक सीखी थी। द रिवर्स विप, द रिवर्स विप। उसने नेल को पीछे से पकड़ा, उसके शरीर को उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे घुमाया, नेल को उसके सिर के बल जमीन पर पटका। बूम! प्रभाव से एक बड़ी आवाज पैदा हुई। फेलिक्स द्वारा उत्पन्न की गई अत्यधिक शक्ति के साथ हवा का एक झोंका भी आया। वह साफ था, मैंने उसे पकड़ लिया। फेलिक्स उत्साहित था। रिवर्स विप एक जर्मन सप्लेक्स था, हालांकि उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तकनीक ने शरीर की हर मांसपेशी से शक्ति को निर्देशित, जमा और परिवर्तित किया। यह आउटर कन्वर्जेंस के समान था, वह तकनीक जिसका उपयोग फे ने रूई के खिलाफ किया था। सिद्धांत समान था, अनुप्रयोग अलग। फेलिक्स ने एक प्रफुल्लित अभिव्यक्ति के साथ उठकर खड़ा हुआ, उसने अपनी मां के सम्मान की रक्षा की थी। बुरा नहीं, तुम्हें पता है, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा चोट लगी। फेलिक्स के पीछे एक आवाज ने कहा तो वह जम गया। कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी आंखों में डर के साथ मुड़कर देखा। नेल ने अपनी गर्दन चटकाई, उठते हुए। हाँ, उसने जारी रखा, तुम मेरे विचार से कहीं ज्यादा बेहतर हो, झूठ नहीं बोलूंगा। वह अपनी ढीली स्क्वाट मुद्रा में वापस आ गया। चूंकि तुमने मुझे वह शानदार चाल दिखाई, तो यह उचित है कि मैं वह एहसान वापस करूं। वह मुस्कुराया और ज्यादा उत्साहित होते हुए। क्या तुम सहमत नहीं होगे? फेलिक्स ने एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर घूरा। तुम, बाम! एक पल नेल फेलिक्स से 3 मीटर दूर था। अगले पल उसकी बांह फेलिक्स के पेट में पहले ही घुस चुकी थी, जिससे उसकी आंतें ऐंठ गईं। तेज! केन चिल्लाया। वह खुद भी वह गति हासिल कर सकता था, लेकिन केवल पैरेलल वॉक और कुछ अन्य अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों के संयोजन के बाद। नेल दूसरी ओर बिना किसी तकनीक का उपयोग किए फेलिक्स की ओर भागा। फेलिक्स एक टूटी हुई कठपुतली की तरह गिर गया, सांस लेने में असमर्थ। नेल ने उसके डायाफ्राम पर वार किया था, जिससे वह क्षण भर के लिए अक्षम हो गया था। वह पानी के बाहर मछली की तरह हवा के लिए हाँफ रहा था, लार के बीच उसके मुंह से खून की एक बूंद टपक रही थी। नेल ने आह भरी, उसका व्यवहार सुस्त हो गया और उस दृश्य को देखकर उसका सारा उत्साह खत्म हो गया। हम इतना मजा कर रहे थे, तुम्हें बस जाकर इसे छोटा करना पड़ा। ओह ठीक है।
उसने कंधा उचकाया इससे पहले कि उसने हक्के बक्के रेफरी की ओर एक नज़र डाली, जिसने संकेत मिलते ही तुरंत मैच समाप्त कर दिया। नेल रिंग से बाहर निकल गया, भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए जो उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई थी, दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तुम, उसने फे को पहचाना। तुम प्रवेश परीक्षा वाली हो, तुम शानदार थी। उसकी लंबी उलझी हुई चांदी जैसी बालों में से उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम जारी रखना चाहती हो जो हम तब नहीं कर पाए थे? अरे, तुम उत्साहित हो, है ना? फे खिलखिलाई। मैं तब खाली थी। मेरे पास एक और घमंडी बच्चे के साथ खेलने का समय नहीं है। उसने कहा, प्लेफली केन के हरे बालों को सहलाते हुए, जिसे केन ने तुरंत दूर हटा दिया, उसे घूरते हुए। नेल ने भावहीन होकर उसकी ओर घूरा, केन और रूई की आंखों से मिलते हुए पलटवार किया। क्या तुम डरपोक कुतिया हो? एक लड़के से साहसी शब्द जिसने अभी तक मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं हासिल किया है। उसने उसकी शत्रुता को लौटाया। अब तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, मैं दुल्हन परिवार की उत्तराधिकारी हूँ, मेरा समय जितना तुम महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें और मुस्कान हर सेकंड और ज्यादा बर्फीली होती गईं। तनाव अधिक था। अगर तुम इतनी व्यस्त हो, तो जब भी तुम हमें देखती हो, हमें परेशान करना बंद करो। केन बड़बड़ाया, जिससे फे जोर से हंसने लगी। नेल ने उन दोनों को बिना किसी अभिव्यक्ति के झगड़ते हुए देखा, इससे पहले कि वह बिना कुछ कहे चला गया। तुम और मैं लड़ेंगे, चाहे तुम पसंद करो या नहीं। सुविधा छोड़ने से पहले रूई पूरे समय चुप रहा था, एक तीव्र अभिव्यक्ति के साथ अंतरिक्ष में घूर रहा था। वह एक कमीना है ना? केन ने उसे कोहनी मारी। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम ठीक हो भाई? केन ने उसकी पसलियों में वार किया। ओह, तुम्हारी क्या समस्या है यार? रूई अपनी तंद्रा से बाहर निकला, केन को घूरते हुए। क्या तुम नेल ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे हो? उसने पूछा, रूई को टटोलते हुए। नेल ने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। केन ने उसकी ओर घूरा। एक सेकंड रुको। रूई भ्रम में रिंग की ओर मुड़ा। फेलिक्स और नेल कुछ पल पहले रिंग पर थे। वे कहाँ चले गए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या वह भी एक अप्रेंटिस स्तर की तकनीक थी? लड़ाई अद्भुत थी, लेकिन यह उससे भी ज्यादा है। रूई की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई। क्या तुम पूरी लड़ाई के बारे में सोचते हुए जोन आउट थे? फे ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे भूल जाओ, वह एक अजीब है। केन ने सिर हिलाया। अरे, ये बुरा है। रूई ने विरोध किया। मैं बस आधे सेकंड के लिए इसके बारे में सोच रहा था। केन ने अपने चेहरे पर हाथ मारा जबकि फे जोर से हंसने लगी। अभी क्या हुआ? रूई ने उस दृश्य पर बुदबुदाया, अपना सिर खरोंचते हुए। मेडिकल सुपरवाइजर ने अपनी आंखें सिकुड़ी जब उसने अपने सामने मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डाली। ओह, क्या कोई समस्या है डॉक्टर? रूई ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, मेज के दूसरी ओर बैठा। डॉक्टर की अभिव्यक्ति आश्वस्त करने वाली नहीं थी। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्व को 3 दिन हो चुके थे। जीवन तब से वैसा ही चला गया था जैसा कोई उम्मीद करेगा। जैसे ही द्वंद्व समाप्त हुआ, रूई मानसिक कायाकल्प औषधि के प्रभावों के कारण नींद को नजरअंदाज करते हुए प्रशिक्षण पर लौट आया। ऐसी औषधियां जो 8 घंटे की नींद की तरह मानस को तरोताजा करती थीं। औषधि का प्रशासन और साथ ही छात्र की स्थिति की निगरानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य था जो इसके साथ आया था, और यह एक ऐसा कर्तव्य था जिसे चिकित्सा विभाग ने पूरा किया। कायाकल्प औषधियों की अधिक खुराक से मस्तिष्क क्षति और प्रेरित मानसिक विकार हो सकते थे। ये संभावित रूप से घातक हो सकता था, और अकादमी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत सख्त प्रोटोकॉल प्रणाली स्थापित की थी कि यह अनजाने में अपने छात्रों को अपंग न करे, यह एक आपदा होगी। चिकित्सा विभाग को यह तय करने के लिए चिकित्सा परीक्षण करने थे कि छात्र कायाकल्प औषधियों का सेवन करने के लिए फिट है या नहीं, साथ ही मात्रा और शक्ति भी। रूई ने अभी अभी दैनिक दिनचर्या के परीक्षणों में से एक पूरा किया था और वर्तमान में एक नामित डॉक्टर के सामने मौजूद था जो उनका मूल्यांकन कर रही थी। उसने रूई के सवाल को नजरअंदाज किया और भ्रम में पन्नों के बीच आगे पीछे पलटा, इससे पहले कि वह आखिरकार रूई को देखने के लिए ऊपर देखती। तुमने 3 कायाकल्प औषधियों का सेवन किया है, हर दिन एक, लगातार, सही? हाँ। उसने और भी ज्यादा भ्रम में डेटा पर वापस नजर डाली, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। मुझे डर है कि परीक्षणों में एक त्रुटि है। तुम्हें तुरंत चिकित्सा परीक्षण फिर से करने होंगे। ये सुनकर रूई की आशंका बढ़ गई। उसने सावधानी से पूछा, क्या मेरे स्वास्थ्य में कोई समस्या है, डॉक्टर? नहीं, तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है, बस डेटा ये बताता है कि तुम लगातार और औषधियों का सेवन करने के लिए फिट हो। हालांकि यह एक सुस्थापित चिकित्सा तथ्य है कि 13 साल के बच्चे हानिकारक और गंभीर लक्षणों के बिना 3 बार नींद छोड़ने के लिए 3 औषधियों का सेवन नहीं कर सकते हैं। इन दैनिक परीक्षणों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की सीमाओं को उनके व्यक्तिगत चिकित्सा परिणामों के आधार पर सत्यापित करना है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वे इन सीमाओं को पार न करें। उसने समझाया जैसे ही उसने अपनी पर्ची पर परीक्षण नुस्खे लिखे। रूई ने सिर हिलाया और फिर खुद को दोहराया। तो क्या ये कहता है कि मैं ठीक हूँ या ठीक नहीं हूँ? परिणाम संकेत करते हैं कि तुम कुछ और दिनों तक कुछ और कायाकल्प औषधियों के साथ नींद के बिना जारी रख सकते हो। हालांकि यह एक चिकित्सा असंभवता है। उसने सिर हिलाया। ये काफी संभावना है कि चिकित्सा या दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में कहीं न कहीं एक मानवीय त्रुटि हुई थी या बस एक झूठा सकारात्मक परिणाम। तुम्हें एक और कायाकल्प औषधि निर्धारित करना खतरनाक होगा, क्योंकि यह डेटा स्पष्ट रूप से झूठा है। एक 13 साल के बच्चे का अवचेतन मन गंभीर प्रतिक्रिया के बिना और सहन करने के लिए बहुत अविकसित और अपरिपक्व होता है।
रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसे एक एहसास हुआ। सामान्य परिस्थितियों में यह उसकी ओर से एक बहुत ही उचित विश्लेषण था। चिकित्सा परीक्षणों की बात आने पर त्रुटियां और गलतियां असामान्य नहीं थीं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी जब एक असंभावित और असंभव परिणाम होता था तो फिर से परीक्षण निर्धारित करना चिकित्सा अभ्यास था, बस सुरक्षित रहने के लिए। हालांकि उसके पास एक और स्पष्टीकरण था। क्या होगा अगर मैं सामान्य 13 साल के बच्चों की तुलना में ज्यादा औषधियों का सेवन कर सकता हूं क्योंकि मेरा अवचेतन मन 13 साल के बच्चे का नहीं है बल्कि 72 साल के एक का है। उसने आश्चर्य में सोचा। इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे। इसका मतलब था कि वह अपने साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक प्रशिक्षण ले सकता था। उसे नींद की कोई जरूरत नहीं होगी और वह अकादमी में प्रशिक्षण लेते हुए अपना अधिकांश जीवन व्यतीत कर सकता था। उसके साथियों की तुलना में उसकी वृद्धि की दर आसमान छू जाएगी। वह उनसे कई गुना ज्यादा समय तक दिन रात प्रशिक्षण ले सकता था। रूई उस विचार से अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया, लेकिन ये सिर्फ अटकलें थीं, उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह खुद से बहुत आगे नहीं निकलना चाहता था। उसने उत्साहपूर्वक डॉक्टर से जल्द परीक्षण निर्धारित करने का आग्रह किया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। शुक्र है कि अकादमी तेज और कुशल थी। 1 घंटे के भीतर डॉक्टर के हाथों में नए परीक्षणों के परिणाम थे। क्या? उसने रिपोर्ट पर अपनी आंखें दौड़ाईं, हैरान होकर, कभी कभी रूई को देखते हुए। क्या तुम 3 दिनों की कायाकल्प औषधियों के बाद ठीक महसूस कर रहे हो? उसने कुछ देर चुप्पी के बाद उससे पूछा। मैं ठीक महसूस कर रहा हूं डॉक्टर। उसने आह भरी, दस्तावेजों को अपनी मेज पर रखते हुए। ठीक है, प्रोटोकॉल के अनुसार तुम्हें आवश्यक खुराक की मात्रा सौंपी जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं वास्तव में अपनी उम्र के दूसरों की तुलना में ज्यादा समय तक जारी रख सकता हूं। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि कैसे, लेकिन विप्थन अनसुना नहीं है। हालांकि यह नया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा अवचेतन मन अपनी उम्र से परे मजबूत है। काफी अजीब। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे आश्चर्य है क्यों? अंदर ही अंदर रूई शब्दों से परे खुश था। जितनी ज्यादा मानसिक कायाकल्प औषधियां वह ले सकता था, इसका मतलब था कि वह हर हफ्ते उतने ही ज्यादा घंटे प्रशिक्षण ले सकता था। वह 13 साल के बच्चे की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा बूढ़ा था। अगर समय अवधि मानसिक उम्र पर रैखिक रूप से निर्भर थी, तो उसका रात का प्रशिक्षण भी लगभग 7 गुना ज्यादा हो सकता था। उसने इन औषधियों की मदद से प्रशिक्षण में पूरी ताकत लगाने का इरादा किया। मैं कितनी तेजी से मजबूत होने जा रहा हूं, उसने उत्साह से सोचा। अल्पावधि में ये बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, एक लंबी अवधि के बाद संचित अतिरिक्त समय पर्याप्त होगा। रूई का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया क्योंकि उसने केन को पकड़ने के बारे में सोचा, जिसकी उसने शुरू में उम्मीद की थी उससे पहले। शायद अकादमी से स्नातक होने से पहले भी। केन को उस पर जो बढ़त मिली थी, वह स्वाभाविक रूप से समय के साथ कम और कम सार्थक और प्रभावशाली होती जाएगी। लेकिन औषधियों की मदद से वह प्रक्रिया को तेज कर सकता था। उसका दिल बेतहाशा धड़कना शुरू हो गया क्योंकि उसने जागने के अपने हर पल को प्रशिक्षण और मजबूत होने के लिए समर्पित करने की इच्छा महसूस की। बस इंतजार करो, मैं इतना मजबूत होने जा रहा हूं जैसा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उसने मन ही मन घोषणा की। नेल और फेलिक्स के बीच द्वंद्व को 3 महीने बीत चुके थे। रूई पहले ही शारीरिक और प्रदर्शनकारी प्रशिक्षण से बुनियादी मार्शल आर्ट अभ्यास में ज्यादातर बदलाव कर चुका था। मार्शल मार्ग की तुलना एक बड़ा टॉवर बनाने से की जा सकती है। एक ऊंचे टॉवर को बेहद मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह ढह जाएगा। इस मामले में टॉवर में एक नहीं बल्कि नींव की 2 परतें थीं। पहली शारीरिक नींव थी, ये शरीर को निखारना और तपाना था ताकि वह मार्शल आर्ट को सर्वोत्तम रूप से करने के लिए फिट हो जाए। ये वह प्रशिक्षण था जिससे रूई अकादमी शुरू होने के बाद से गुजरा था। दूसरी मार्शल फाउंडेशन थी। हर मार्शल कलाकार को सभी क्षेत्रों की मूल बातें सीखनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि एक शुद्ध स्ट्राइकर मार्शल कलाकार को भी ग्रैपलिंग और कुश्ती की मूल बातें सीखनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि एक शुद्ध पहलवान को भी स्ट्राइकिंग सीखनी पड़ती थी। यह उन्हें पारंपरिक मुकाबले के सभी रूपों में बुनियादी अनुभव देने के लिए था। आखिरकार, जब तुम मैदान में एक मार्शल मिशन पूरा कर रहे होते हो तो तब। यहाँ रूई की कहानी के अगले भाग का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन। रूई अब एक्सप्लोरेशन स्टेज में प्रवेश कर चुका था। फाउंडेशन स्टेज ने उसकी शारीरिक प्रदर्शन और मार्शल शक्ति को निखार दिया था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर निखारा गया था। उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली थीं लेकिन फिर भी लचीली और गतिशील थीं। उसकी हड्डियां घनी और कठोर थीं। उसकी त्वचा और मांस सख्त और कठोर थे। यह अकादमी में प्रवेश करने से पहले की उसकी दुबली, नर्म और कमजोर काया के विपरीत था। उसने अब अपने मार्शल पाथ की खोज की दिशा में पहला कदम उठाने के योग्य शरीर प्राप्त कर लिया था। उसकी प्रदर्शन क्षमताएं, जो पहले औसत थीं, अब एक संतोषजनक चरण तक पहुंच गई थीं। एक्सप्लोरेशन स्टेज में अभी अभी पहुंचे 14 वर्षीय लड़के के लिए उसकी मार्शल शक्ति काफी प्रभावशाली थी। एक एक्सप्लोरर एक्सप्लोरेशन स्टेज के नौसिखियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बोलचाल का शीर्षक के रूप में उसके पाठ्यक्रम में बहुत सारे बदलाव हुए थे। उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम अब अकादमी द्वारा अनिवार्य नहीं होगा। उसे नौसिखिया मार्शल आर्ट तकनीकों की मुफ्त खोज के लिए एक्सप्लोरेशन मार्शल लाइब्रेरी तक पहुंच दी गई थी। हालांकि जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि हालांकि शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं था, अकादमी ने मुट्ठी भर सैद्धांतिक सेमिनारों को अनिवार्य कर दिया था।
इसका उल्लेख गाइड बुक में नहीं था, इसलिए वह अचानक पकड़ा गया। जाहिर है, अकादमी ने छात्रों को विभिन्न मामलों के बारे में सूचित और शिक्षित करना आवश्यक समझा, जबकि वे अभी भी एक्सप्लोरेशन स्टेज में थे, अभी तक अपने मार्शल मार्ग की खोज नहीं की थी। वह उनके इरादों को समझा। ये सबसे अच्छा था कि वे मार्शल क्षेत्र, मार्शल रेल्म, मार्शल आर्ट की दुनिया और उद्योग के बारे में सामान्य जानकारी और बुनियादी जागरूकता रखें, इससे पहले कि वे इसमें शामिल होने का चयन करें। ये संभवतः उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देगा। रूई ने मार्शल यूनियन पर एक पाठ्यपुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ा। इसमें दी गई जानकारी सामान्य, अस्पष्ट और अविश्वसनीय अफवाहों की तुलना में अधिक विस्तृत और विशिष्ट थी, जिनसे वह अन्यथा परिचित था। उद्धरण चिन्ह दिलचस्प, उसने जानकारी को आत्मसात करते हुए बुदबुदाया। पाठ्यपुस्तक का पहला खंड मार्शल कलाकारों, मार्शल आर्टिस्ट्स का इतिहास था, साथ ही कैनरियन मार्शल यूनियन का उसके वर्तमान स्वरूप तक और कैनरियन साम्राज्य की वर्तमान स्थिति में उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और भूमिका थी। मार्शल कलाकारों को योद्धाओं के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में लगभग 500 साल पहले तक खोजा जा सकता था, जहां तक विश्वसनीय आधिकारिक रिकॉर्ड गए थे। मार्शल कलाकार क्षेत्र रैंकिंग प्रणाली तब मौजूद नहीं थी, लेकिन मार्शल यूनियन के इतिहासकारों और मानव विज्ञानी का अनुमान है कि उस युग के चरम मार्शल कलाकार अधिकतम मार्शल अप्रेंटिस से ज्यादा नहीं थे। हालांकि अपर्याप्त डेटा के कारण ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। जो स्पष्ट था वह ये था कि मार्शल कलाकारों के उदय ने मानव प्रजाति की शक्ति गतिशीलता के लंबे समय से स्थापित पुराने यांत्रिकी में सेंध लगा दी थी। मार्शल कलाकार के उदय से पहले पनामा महाद्वीप संघर्ष और युद्धों से भरा हुआ था। बड़े स्थिर देश एक अवधारणा के रूप में मौजूद नहीं थे। मनुष्यों की छोटी बस्तियां थीं, जो आमतौर पर कैनरियन साम्राज्य के औसत आधुनिक शहर के आकार की थीं। ये छोटे राज्य क्षेत्र संसाधनों, पूंजी और जनशक्ति पर एकाधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष में थे। इन छोटे संप्रभु राज्यों के शासकों ने उस समय मौजूद मॉडलों की तुलना में राजनीतिक शक्ति को बहुत अलग तरीके से एकाधिकार और बनाए रखा। 500 साल पहले प्रौद्योगिकी की स्थिति आज की प्रगति की तुलना में बहुत कम और बुनियादी थी। मार्शल कलाकार तब मौजूद नहीं थे, इस प्रकार व्यक्तिगत लोगों की शक्ति और महत्व नगण्य था। काफी कुछ पृथ्वी की तरह, रूई ने खुद से सोचा। पृथ्वी पर एक अकेले व्यक्ति का प्रभाव अत्यंत सीमित था। व्यक्तिगत शक्ति कई की शक्ति से कम थी। जब तक कि बहुमत की शक्ति को शासकों द्वारा उपयोग और पूंजीकृत किया जाता था, व्यक्ति मायने नहीं रखते थे। मार्शल आर्ट के युग से पहले अधिकांश संप्रभु राज्यों के लिए भी यही स्थिति थी। हालांकि मार्शल कलाकारों के उदय के साथ यह बदल गया। शुरू में ये जबरदस्त नहीं था, इसने शक्ति के तराजू को थोड़ा सा झुका दिया। मार्शल अप्रेंटिस शक्तिशाली थे, लेकिन अपने दम पर पूरे संप्रभु राज्य को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे पूरी तरह से बहुत ज्यादा खतरा नहीं थे, इस प्रकार उन्होंने सत्तारूढ़ दलों से अत्यधिक प्रतिक्रियाएं नहीं लीं। इसके बजाय शासक लालची हो गए और मार्शल आर्ट की उभरती शक्ति पर एकाधिकार और पूंजीकरण करने की कोशिश की। यहाँ एक नया चर था जो खेल को बदल सकता था और मौजूदा शक्ति गतिशीलता को उन संप्रभु राज्यों के पक्ष में झुका सकता था जिन्होंने मार्शल कलाकारों के मालिक होने की कोशिश की थी। प्रति से उन्होंने मार्शल कलाकारों में हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहन और निवारण का इस्तेमाल किया, जो सामाजिक और आर्थिक लाभों के सामने व्यक्तिगत रूप से शक्तिहीन थे। लगभग एक सदी बीत गई जब संप्रभु राज्यों ने शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को संभालने की कला में महारत हासिल की, उनका शोषण और हेरफेर किया। इस युग के मार्शल अप्रेंटिस शासकों और सत्तारूढ़ संस्थाओं द्वारा अनदेखा किए जाने के लिए बहुत मजबूत थे, फिर भी उनका विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थे। वे अपने परिवारों या यहाँ तक कि खुद को भी पूरे राज्य की पूर्ण सैन्यवादी और आर्थिक ताकत से पूरी तरह से बचा नहीं सकते थे। वे अपने संबंधित राज्यों के अनौपचारिक गुलामों से ज्यादा नहीं रहने के लिए मजबूर थे। ये लगभग एक पूरी सदी तक ऐसा ही रहा, जब तक एक अविश्वसनीय रूप से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटना एक दिन नहीं हुई। पहला मार्शल स्क्वायर पैदा हुआ। मार्शल स्क्वायर ने पहले से स्थापित सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया। वे एक व्यक्ति की सेनाएं थे। हालांकि वे सचमुच में एक विशाल सेना को अपने दम पर सहजता से नष्ट नहीं कर सकते थे। उनकी विनाशकारी शक्ति भयानक थी और शासक लापरवाही से उनका क्रोध अर्जित नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति एक निवारण थी। शायद एक निर्वात में शासक संभावित रूप से हर सैन्यवादी, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को जुटा सकते थे और अपने संप्रभु राज्यों के मार्शल स्क्वायर को हराने के लिए पुस्तक में हर गंदी चाल का उपयोग कर सकते थे। लेकिन फिर क्या? अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका देश गृहयुद्ध के कारण अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाएगा। गृहयुद्धों ने बड़े पैमाने पर धन, सभी प्रकार के संसाधनों को समाप्त कर दिया और सबसे बुरा, उन्होंने सेनाओं को कमजोर कर दिया। आसपास के संप्रभु राज्य अवसर को पहचानेंगे और तुरंत अब कमजोर राष्ट्र पर युद्ध की घोषणा करेंगे और इसे पूरी तरह से कब्जा और हावी कर लेंगे। ये और भी बुरा था। यह अधिकांश शासकों के लिए एक अस्वीकार्य परिणाम था। इस प्रकार मार्शल कलाकारों की बढ़ती व्यक्तिगत विलक्षण शक्ति के लिए नए सामाजिक राजनीतिक प्रणालियों को अस्तित्व में आना पड़ा और वास्तव में ऐसा हुआ भी। बेशक यह इतना सीधा नहीं था। पहले से ही अराजक युद्धर्थ युग एक और भी बड़ा बवंडर बन गया था, क्योंकि अनगिनत राष्ट्रों में से प्रत्येक ने अपनी संस्कृति, सत्तारूढ़ दल के स्वभाव और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मार्शल कलाकारों को एकीकृत करने, हावी होने या खत्म करने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल और समाधानों की कोशिश की थी। कुछ मार्शल कलाकारों पर हावी होने में सफल रहे, कुछ विफल रहे और इसके बजाय मार्शल कलाकारों द्वारा हटा दिए गए। फिर भी अधिकांश ने सहयोग का लक्ष्य रखा। अनगिनत राष्ट्र गिर गए और युद्धर्थ युग के विजेताओं द्वारा भस्म हो गए।
इसने युद्धर्थ युग के अंत को चिन्हित किया और एक नए युग मार्शल आर्ट के युग को जन्म दिया। यह मार्शल आर्ट की कहानी थी। रूई के लिए यह वास्तव में एक आकर्षक कहानी थी। केवल इस जानकारी से ही उसने महसूस किया कि मामलों की स्थिति के संदर्भ में छात्रों को शिक्षित करने का मार्शल यूनियन का निर्णय कितना बुद्धिमानी भरा था। इतिहास को दोहराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भविष्य के लोग अतीत को भूल जाएं। रूई ने सोचा। हालांकि उसे संदेह था कि मार्शल कलाकारों और राज्य के बीच संबंध शायद सुखद नहीं था, इसने उसे एहसास कराया कि उसने इस मुद्दे को कितना कम आंका था। सत्तारूढ़ संस्थाएं शायद मार्शल कलाकारों से डरती हैं और उनका तिरस्कार करती हैं क्योंकि मार्शल कलाकार शक्ति संतुलन में बदलाव लाते हैं। फिर भी वे विदेशी दबाव के कारण मार्शल कलाकारों के लिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए मार्शल कलाकारों की शक्ति की सक्रिय रूप से आवश्यकता है। रूई ने महसूस किया। दूसरी ओर मार्शल कलाकार उन्हें दबाने की उनकी इच्छा के लिए संप्रभु राज्यों से नाराज हैं, लेकिन उसी कारण से सहयोग करने की आवश्यकता है जो सत्तारूढ़ संस्थाएं करती हैं, बाहरी दबाव। बेशक रूई को पता था कि मामले की वास्तविकता शायद बहुत अधिक जटिल थी। उसकी समझ शायद इस मुद्दे का एक अति सरलीकरण थी। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि उसके पास अधूरी जानकारी थी। मार्शल अकादमी यूनियन और शाही परिवार के मामलों की वास्तविक स्थिति और राजनीतिक चालों का खुलासा करेगी, ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वह संभवतः उनके बारे में और अधिक सीखेगा यदि वह मजबूत हो गया और उच्च क्षेत्रों में चढ़ गया। उसके सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अगले कुछ भाग और खंड पनामा महाद्वीप के मामलों की स्थिति में गहराई से जाने के बजाय कैम्ब्रियन साम्राज्य और कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन पर अधिक केंद्रित थे। मार्शल यूनियन की स्थापना लगभग 400 साल पहले हुई थी, हालांकि तब इसका एक बहुत ही अलग आकार और रूप था। कैम्ब्रियन साम्राज्य युद्धर्थ युग के कई जीवित संप्रभु राज्यों की तरह मार्शल कलाकारों के साथ सह अस्तित्व और सहयोग की स्थिति का विकल्प चुनने का फैसला किया। मार्शल यूनियन और शाही परिवार ने कैम्ब्रियन मार्शल संधि कन्वियन मार्शल ट्रीटी शांति, सहयोग और गठबंधन की घोषणा को गढ़ा और उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कैम्ब्रियन मार्शल कन्वेंट कन्वियन मार्शल कन्वेनेंट पर भी हस्ताक्षर किए, एक अनुबंध जिसने सहयोग की शर्तों और स्थिति को निर्दिष्ट किया। शर्तों और प्रावधानों को पाठ्य पुस्तक में खोजा गया था। कन्वेंट में कई खंड शामिल थे जिन्होंने शर्तों और स्थितियों में जाने से पहले परिसर और संदर्भ को सावधानीपूर्वक स्थापित किया। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि कोई कानूनी बदलाव या खामियां नहीं थी जिनका फायदा कोई भी पक्ष दूसरे की कीमत पर अपने लाभ के लिए उठा सकता था। वास्तविक शर्तें और स्थितियां उल्लेखनीय रूप से समान थीं। पहला खंड राष्ट्रीय रक्षा के बारे में था। शाही परिवार ने सीमाओं के निरंतर और नियमित सुदृढ़ीकरण, निगरानी और गश्त में सहायता के बदले में मार्शल यूनियन को वार्षिक कमीशन के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान किया। एक और खंड युद्ध या आक्रमण की स्थिति में मार्शल यूनियन और शाही परिवार सहमत हुए शर्तों और स्थितियों से संबंधित था। हालांकि वास्तव में बहुत सारी शर्तें और परिसर थे जो अनिवार्य रूप से उबलता था, वह यह था कि मार्शल यूनियन एक विशाल राशि और अन्य संसाधनों के लिए कैम्ब्रियन साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार था, जबकि अभी भी कुछ शर्तों के तहत युद्ध से हटने का अधिकार सुरक्षित रखता था। यदि स्थिति कभी बड़े पैमाने पर विनाश तक बढ़ जाती है तो मार्शल यूनियन कैम्ब्रियन साम्राज्य के साथ घसीटा नहीं जाना चाहता था। एक क्षेत्र के बिना एक संप्रभु राज्य कुछ भी नहीं था, लेकिन यूनियन बहुत अधिक लचीले थे। अगर सबसे बुरा कभी आता तो घर बदलना असंभव नहीं था। कई और खंड थे जो सभी मूल रूप से राष्ट्रीय हित के मामलों में देश की सहायता करने वाले मार्शल यूनियन के लिए उबलते थे, पैसे, संसाधनों और अन्य विशिष्ट विशेषाधिकारों और लाभों के बदले में। यह एक बहुत ही जटिल विनिमय गतिशीलता थी। इस कन्वेंट ने वास्तव में मार्शल यूनियन को अपने शुद्ध राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया। शाही परिवार जिस अपार धन को खर्च करने में सक्षम था, उसने ताकतवर मार्शल यूनियन को भी मामूली और विनम्र दिखाया। इन सभी जटिल और उलझे हुए समझौतों के नीचे नाजुकता की भावना थी, या कम से कम रूई ने ऐसा सोचा। केवल अनुबंध को देखकर ही उसे यह महसूस हुआ कि दोनों पक्ष सहयोग करने के लिए अनिच्छुक और हिचकिचाते थे, लेकिन कई परिस्थितियों के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर थे। फिर भी सिर्फ इसलिए कि वे सहयोग करने के लिए सहमत हुए, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच सच्ची शांति थी। कम से कम रूई को पूरी तरह से यकीन था कि ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। अगर कभी ऐसा दिन आया जब या तो शाही परिवार या मार्शल यूनियन कमजोर हो गया या शक्ति के लिए गिर गया, तो उसे यकीन था कि दोनों पक्षों को अधिकतम उपयोगिता के लिए एक दूसरे का शोषण और हावी होने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी जो वे संभवतः कर सकते थे। इसे देखते हुए मार्शल अकादमियों मार्शल अकेडमीज का अस्तित्व और अधिक समझ में आया। मार्शल यूनियन के लिए सबसे तत्काल खतरा उनके चारों ओर था। इसके अलावा मार्शल आर्ट की प्रकृति ऐसी थी कि मार्शल यूनियन अनिवार्य रूप से समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। कई मार्शल कलाकार हर साल मैदान में मिशन पूरा करते हुए मर जाते थे, जिसका अर्थ है जब तक कि नए मार्शल कलाकारों के उभरने की दर मार्शल कलाकारों की मृत्यु दर और मार्शल कलाकारों की सेवानिवृत्ति की दर के बराबर या आदर्श रूप से अधिक नहीं थी, तब मार्शल यूनियन आखिरकार कमजोर हो जाएगा और शायद कैम्ब्रियन साम्राज्य द्वारा वापस भी धकेल दिया जाएगा। हालांकि मार्शल कलाकार मजबूत थे, सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्हें पैदा करना मुश्किल था। यहाँ तक कि एक मार्शल स्क्वायर का उत्पादन करना भी बहुत मुश्किल था। केवल प्रतिभा और ड्राइव वाले लोगों में ही मार्शल स्क्वायर बनने की क्षमता थी, और तब भी इन उम्मीदवारों का केवल एक छोटा सा अंश मार्शल स्क्वायर बनकर समाप्त होगा। इसके अलावा ये प्रक्रिया शुरू होने के कई साल बाद ही होगा। मार्शल स्क्वायर से ऊपर के रैंक और भी अधिक कठिन और समय लेने वाले होने चाहिए।
रूई ने महसूस किया, कैंड्रियन साम्राज्य की तुलना में, जिसकी सैन्य और तकनीकी ताकत ऐसी थी जिसे धन और संसाधनों से बहुत आसानी से भरा और मजबूत किया जा सकता था। शक्ति को बनाए रखने और बनाए रखने की बात आने पर इस तरह की कठिन लड़ाई का सामना करते हुए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मार्शल यूनियन ने मार्शल अकादमियों पर पूरी ताकत लगा दी। ये संस्थाएं एक जीवन रेखा थी जिसने मार्शल अकादमी को उच्च सैन्य शक्ति बनाए रखने में सक्षम बनाया। पाठ्यपुस्तक जल्द ही अधिक व्यवहारिक, जमीनी मामलों के बारे में बात करने लगी। विशेष रूप से एक लाइसेंस प्राप्त मार्शल कलाकार होने का व्यवसाय। मार्शल यूनियन अनिवार्य रूप से उन ग्राहकों के बीच एक संपर्क था जो मार्शल कलाकारों को किराए पर लेना चाहते थे और स्वयं मार्शल कलाकार। हालांकि हर मार्शल कलाकार हर मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। या तो वे बहुत कमजोर थे या उनकी मार्शल आर्ट और कौशल सेट मिशन की पूर्व अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते थे आदि। इस प्रकार मार्शल यूनियन ने मिशनों को प्रकार और कठिनाई के अनुसार विभाजित किया। कठिनाई के 5 रैंक थे और प्रत्येक मार्शल आर्ट के पहले 5 क्षेत्रों के साथ मेल खाता था: अप्रेंटिस, स्क्वायर, सीनियर, मास्टर, सेज। दिलचस्प बात यह है कि मार्शल यूनियन में ट्रांसेंडेंट रैंक वाले मिशन नहीं थे, हालांकि इसका कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया था। एक विशेष क्षेत्र का एक रैंक वाला मिशन एक ऐसा मिशन था जिसकी कठिनाई ऐसी थी कि उस क्षेत्र के एक या कई मार्शल कलाकार मिशन को पूरा कर सकते थे। एक अप्रेंटिस रैंक वाला मिशन एक ऐसा मिशन था जिसे एक या अधिक अप्रेंटिस पूरा कर सकते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि मार्शल कलाकारों को वह मिशन सौंपा जाए जो उनकी क्षमता के भीतर था। एक मार्शल अप्रेंटिस को एक सीनियर रैंक वाला मिशन सौंपने का कोई मतलब नहीं था, जबकि एक सीनियर को एक अप्रेंटिस रैंक वाला मिशन दिया जा रहा था। समझ में आता है? रूई ने सिर हिलाया। इस कारण से मिशनों को उनके प्रकार से भी विभाजित किया गया था। विभिन्न मिशनों के लिए आवश्यक कौशल सेट, सभी को अलग अलग कौशल सेट और मार्शल आर्ट की आवश्यकता थी। इस प्रकार मार्शल यूनियन ने मिशनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया। अपमान, ऑफेंस, ये ऐसे मिशन थे जिनमें आमतौर पर अपने विरोधियों को पकड़ने, अक्षम करने या मारने के लक्ष्य के साथ किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या स्थान पर हमला शुरू करने की आवश्यकता होती थी। रक्षा, डिफेंस, ये ऐसे मिशन थे जिनमें किसी व्यक्ति, लोगों के समूह या स्थान को नुकसान से बचाने की आवश्यकता होती थी। शिकार, हंटिंग, कैंड्रियन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा निर्जन प्रकृति था। इसके अलावा पनामा महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा निर्जन और अज्ञात था। इन निर्जन क्षेत्रों के जीवों, वनस्पतियों और भूमि के भीतर बड़ी मात्रा में संसाधन थे। अधिकांश खनन और संसाधन उद्यम उच्च मूल्य वाले उच्च कठिनाई वाले संसाधनों की खरीद में मार्शल यूनियन के कमीशन वाले मार्शल कलाकारों को किराए पर लेते थे, इससे पहले कि वे उन्हें संसाधित करते और निर्माताओं को पुनर्विक्रय करते थे जिन्हें उक्त संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा पनामा महाद्वीप की निर्जन भूमि में शक्तिशाली जानवर प्रजातियां थीं जो अक्सर मानव आवासों में शिकार करती थीं। ये सभी मिशन शिकार वर्ग के भीतर वर्गीकृत थे। गुप्त अभियान, कवर्ट ऑपरेशंस, इन मिशनों में कोई भी मिशन शामिल था जो प्रकृति में अत्यधिक गुप्त और गुप्त थे। जासूसी, टोही, घुसपैठ, निष्कर्षण, हत्या, तोड़फोड़ आदि इस वर्ग के मिशनों के भीतर सबसे सामान्य प्रकार के मिशन थे। विविध, मिसलेनियस, इनमें कुछ खास तरह के मिशन शामिल थे या इतनी कम कठिनाई वाले मिशन शामिल थे कि कोई भी मार्शल कलाकार उन्हें पूरा कर सकता था। शिक्षण, शारीरिक श्रम, प्रदर्शन आदि जैसी चीजें उनमें आती थीं। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त मार्शल कलाकार आमतौर पर 1, शायद 2 मिशनों के वर्गों से चिपके रहते थे। मार्शल कलाकार जो मुख्य रूप से अपमान वर्ग के मिशनों में लगे हुए थे उन्हें हमलावर, असॉल्टर्स कहा जाता था। मार्शल कलाकार जो मुख्य रूप से रक्षा वर्ग के मिशनों में लगे हुए थे उन्हें रक्षक, डिफेंडर्स कहा जाता था। मार्शल कलाकार जिन्होंने मुख्य रूप से शिकार मिशन पूरे किए उन्हें शिकारी, हंटर्स कहा जाता था और जिन्होंने गुप्त मिशन पूरे किए उन्हें छाया, शैडोज कहा जाता था। दिलचस्प, रूई ने इस सारी जानकारी पर विचार किया। मिशनों का यह वर्गीकरण काफी व्यवहारिक था। इसने मार्शल यूनियन और मार्शल कलाकारों के लिए मिशन असाइनमेंट चुनने की एक सहज प्रक्रिया की अनुमति दी। अपने मार्शल मार्ग की खोज करने से पहले इन सभी से अवगत होना समझ में आता था। वह ये जानते हुए प्रशिक्षण ले सकता था कि वह किस चीज में शामिल हो रहा था। एक के लिए, पाठ्यपुस्तक ने पार्टियों की प्रणाली का उल्लेख किया जिसने मिशनों को कैसे पूरा किया गया, इसकी उसकी छवि को बदल दिया। मार्शल यूनियन ने निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड कठिनाई के बीच स्थापित रैंकों के साथ भी एक मिशन की कठिनाई को वर्गीकृत किया। कई मिशनों में उस क्षेत्र के भीतर भी उच्च कठिनाई थी जिसे उन्हें सौंपा गया था, जिसका अर्थ है कि एक अकेले मार्शल कलाकार के लिए उन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होगा। इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत मार्शल कलाकार आधिकारिक तौर पर आमतौर पर 3 से 5 मार्शल कलाकारों के समूह बना सकते थे। किसी को बस इतना करना था कि संख्याएं इकट्ठा करें और आधिकारिक तौर पर मार्शल पार्टी के रूप में पहचाने जाने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करें। मार्शल कलाकारों के बीच यह एक काफी लोकप्रिय प्रवृत्ति थी, क्योंकि व्यक्तिगत पर बोझ और जोखिम बहुत कम हो गया था और 5 लोगों के बीच विभाजित हो गया था, जिससे उन्हें सुरक्षा के साथ उच्च ग्रेड मिशन पूरे करने की अनुमति मिली, जितनी सुरक्षा मार्शल वर्ल्ड में सामान्य रूप से होगी। यानी इसका मतलब यह था कि मार्शल आर्ट के एक निश्चित क्षेत्र में अति विशेषज्ञता का मतलब यह नहीं था कि वह विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। ये जानकारी का एक और टुकड़ा भी था जो उसके जैसे एक्सप्लोरर के लिए उपयोगी था। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट के लिए जगह थी। मार्शल यूनियन चाहता था कि एक्सप्लोरर मार्शल आर्ट की खोज करें, ये जानते हुए कि वे किस तरह के मिशनों का चयन करेंगे, उनमें मार्शल आर्ट ने किस तरह की भूमिका निभाई।
रूई को संदेह था कि वह एक ऑलराउंडर हो सकता है। वास्तव में उसे संदेह था कि उसने मार्शल फाउंडेशन स्टेज के सभी स्पारिंग सत्रों के दौरान अपने मार्शल मार्ग का एक संकेत पहले ही खोज लिया था। हालांकि उसे और अधिक खोजने और समझने के लिए और समय चाहिए था। रूई ने पाठ्यपुस्तक बंद कर दी। कुछ घंटे बीत चुके थे जब उसने सीखी गई सारी जानकारी में खुद को अवशोषित कर लिया था। उसका विश्वदृष्टि काफी बदल गया था। हाथ में नई जानकारी ने सभी प्रकार के नए प्रश्न उठाए। यदि अप्रेंटिस स्तर के मिशन मौजूद थे और लगभग सभी मार्शल अप्रेंटिस अकादमी के भीतर थे, तो ये मिशन कैसे पूरे किए गए? क्या ये मिशन छात्रों द्वारा पूरे किए गए थे? ये कुछ ऐसा था जिस पर पाठ्यपुस्तक ने ध्यान नहीं दिया। उसने अगले दिन जब वह केन को देखेगा तो उसके बारे में पूछने का इरादा किया। इस दुनिया में मार्शल आर्ट को गुप्त अभियानों में लागू किया जा सकता था। उसके पिछले जीवन में गुप्त अभियान राष्ट्रों की खुफिया, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों और ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित राज्य और संघीय एजेंटों द्वारा किए जाते थे। हाथ से हाथ का मुकाबला एक आवश्यकता थी, लेकिन कई अन्य कौशल सेट थे जिन्हें इन एजेंटों को इन मिशनों पर भेजे जाने से पहले मास्टर करने की आवश्यकता थी। फिर भी इस दुनिया में ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट मौजूद हैं जो अकेले गुप्त अभियानों को करने के लिए उपयुक्त और सक्षम थे। रूई ने भ्रम में अपना सिर खुजलाया। क्या एक मार्शल कलाकार के लिए एक पूर्ण खुफिया एजेंट या एक गुप्त ऑपरेटिव होना वास्तव में संभव था? यह इस दुनिया की कई चीजों में से एक थी जिसने उसकी अपेक्षाओं और सामान्यता की भावना को धता बता दिया था। हाँ, हम कुछ महीनों में अकादमी द्वारा पर्यवेक्षित अप्रेंटिस स्तर के मिशन शुरू करने के लिए निर्धारित हैं। केन ने अगले दिन पुष्टि की। किस तरह के मिशन? रूई ने उत्सुकता से पूछा। केन ने कंधा उचकाया। पता नहीं। तो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? रूई ने बुदबुदाया। हालांकि चूंकि यह उस तरह का मिशन है जिसे एक अप्रेंटिस पूरा कर सकता है, मिशनों का पैमाना कम होगा। मुझे संदेह है कि तुम्हें अन्य मार्शल कलाकारों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। केन ने सिर हिलाया। हालांकि हमारे अप्रेंटिस पाठ्यक्रम का वह चरण जल्द ही शुरू नहीं होगा। अगर तुम अपने मार्शल मार्ग की खोज करते हो और उससे पहले एक अप्रेंटिस बन जाते हो तो शायद तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। रूई ने बदले में सिर हिलाया। केन और अन्य लोगों के साथ। निश्चित रूप से, यहाँ रूई की कहानी के अगले भाग का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन। इतना ज्यादा समय काम करने में बिताना अस्वस्थ है, श्रीमान। एक नर्स ने बिस्तर पर लेटे मरीज को डांटा, लेकिन उसे केवल एक लापरवाह सिर हिलाना मिला। उसने बीमार आदमी पर खींचकर आह भरी। उसकी हालत खराब थी। किसी को भी उसके शरीर से जुड़ी विभिन्न निगरानी उपकरणों, ट्यूबों और सुइयों को देखकर ही पता चल जाता था। फिर भी अपनी निराशाजनक स्थिति के बावजूद वह अपने काम में अथक था। वह अपने सामने लैपटॉप को बड़ी तीव्रता से घूर रहा था, कभी कभी स्क्रॉल करता और टाइप करता था। हर गुजरते सेकंड में उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक भयानक और चिंतित होती गई। अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। जॉन, ये काम नहीं कर रहा है, इसमें लिखा था। जॉन ने उस संदेश पर नाक सिकुड़ी, अपना फोन बंद कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया, इससे पहले कि उसे एक और संदेश मिला। मुझे माफ करना, लेकिन हमने सब कुछ आजमा लिया दोस्त। जॉन ने अपने सहयोगी के निराशावाद पर खिल्ली उड़ाई। तुम्हें पता है कि मैं देख सकता हूं कि तुमने मेरे टेक्स्ट पढ़े हैं, है ना? मुझे अनदेखा करना बंद करो। ... समय सीमा से बस 1 महीने से भी कम समय बचा है। हमारे परिणाम पर्याप्त नहीं हैं और अनिवार्य रूप से परिणाम के बिना वह धन नहीं आएगा। ... सुनो दोस्त, मुझे यकीन है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च अनुबंध को पूरी तरह से रद्द कर देगा। जॉन की नाक और तेज हो गई, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि उन शब्दों में सच्चाई थी। उसने अपना फोन बंद कर दिया और बीप्स को नजरअंदाज कर दिया, उदास होकर आह भरी। क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता है? उसने उस डेटा पर नजर डाली जो उसके सहयोगी ने उसे उस सुबह भेजा था। परिणाम वास्तव में निराशाजनक थे। लगभग 10 वर्षों से जिस शोध परियोजना पर वह काम कर रहा था, उसे अपनी समाप्ति पर देखना सुखद नहीं था। उसने उस रिपोर्ट और सारांश तक स्क्रॉल किया जिसे उसके सहयोगियों ने लगभग डरते हुए लिखा था, इससे पहले कि वह इसे पढ़ने के लिए खुद को बहादुर बनाता। इस अध्ययन का लक्ष्य प्रोजेक्ट वाटर और वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिथम, वॉइड एल्गोरिथम, की एक लागू मुकाबला प्रणाली के रूप में व्यवहार्यता को सत्यापित करना था। प्रचलित परिकल्पना यह थी कि वॉइड एल्गोरिथम एक इंसान के लिए यूएफसी सेटिंग के भीतर सफलता की उच्च दर प्राप्त करने के लिए सीखने और लागू करने में बहुत डेटा गहन था। हमने यूएफसी नियमों के तहत 100 मैचों के एक दिए गए सामान्य वितरण की जीत की औसत संख्या x की वृद्धि दर से मापी गई मुकाबला शक्ति की वृद्धि दर पर अनुभवजन्य डेटा इकट्ठा करके इस परिकल्पना की पुष्टि या इनकार करने के लिए तैयार किया। हमने सभी चयापचय और भौतिक चर के लिए नियंत्रित किया और डेटा इकट्ठा करने की 3 साल की अवधि के बाद एक यूएफसी सेटिंग में वॉइड एल्गोरिथम के अनुप्रयोग की सफलता की संभावना के लिए एक मॉडल बनाया है। हमने अध्ययन का संकलन और संसाधित किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। डेटा स्पष्ट है, वॉइड एल्गोरिथम एक व्यवहार्य मुकाबला लड़ाई शैली नहीं है। हमने देखा कि वॉइड एल्गोरिथम के साथ प्रशिक्षण में मुकाबला शक्ति की वृद्धि दर औसत पंजीकृत एमएमए जिम में वृद्धि दर से कम है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के डेटा बैंक में मौजूदा डेटा सभी सेटिंग्स के तहत सभी मापदंडों के लिए हमारे परिणामों को और सत्यापित करता है। हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट वाटर और वॉइड एल्गोरिथम विफल हैं। उसने इसे पढ़ने से पहले ही जान लिया था कि यह क्या कहेगा, लेकिन पढ़ना असहनीय रूप से दर्दनाक था। उसने महसूस किया कि उसका दिल टुकड़ों में फट गया है क्योंकि उसके सहयोगियों ने बेरहमी से बताया कि उसके सपने क्यों विफल हो गए थे।
उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सहन करने में असमर्थ था। तनाव और निराशा जो उसने महसूस की थी वह उसके अस्थमा को ट्रिगर कर रही थी। उसने हवा के लिए हाँफते हुए अपने आदर्श की तस्वीर को देखा, ब्रूस ली जो उसकी मेज के बगल में अलमारी पर थी। मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैं आखिरकार बी वाटर नहीं हो सका, उसने धीरे से बुदबुदाया। प्रोजेक्ट वाटर ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को मूर्त रूप देने वाली एक व्यवस्थित लड़ाई शैली बनाने की उसकी सपनों की परियोजना थी। वह एक व्यवस्थित और सामान्यीकृत लड़ाई शैली बनाना चाहता था जो किसी भी अन्य लड़ाई शैली के अनुकूल हो सके। यही प्रोजेक्ट वाटर था, यह उसका सपना था। कुछ साल पहले उसने भारी प्रगति और महत्वपूर्ण सफलताएं भी हासिल की थीं। उनमें से एक वॉइड एल्गोरिथम था, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिथम, या संक्षेप में वॉइड एल्गोरिथम। वॉइड एल्गोरिथम एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था जिसके माध्यम से एक लड़ाकू सैद्धांतिक रूप से किसी भी लड़ाई शैली के अनुकूल हो सकता था और हर बार उसे हरा सकता था। एल्गोरिथम विभिन्न पुनरावृत्तियों और चरणों से गुजरा था। सबसे शुरुआती अनुप्रयोग बस लड़ाकों को अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादों और चालों का समय से पहले आंशिक रूप से भविष्यवाणी करने के लिए संतुलन और सीमा का विश्लेषण करना सीखने के लिए था, और फिर एक कार्रवाई का चयन करना था जो उक्त चालों का मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त था। ये वॉइड मार्क आई था, अवधारणा का प्रमाण होने का इरादा, एक प्रोटोटाइप। प्रारंभिक एल्गोरिथम एक सफलता थी और यूएफसी और एमएमए में काफी तेजी से एकीकृत हो गया था। जॉन फाल्केन ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए एक विशाल प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। फिर भी ये सही नहीं था, कई छेद थे और प्रतियोगियों ने आखिरकार ऐसी रणनीति के साथ आए जो इसकी कमियों का फायदा उठाकर इसका मुकाबला कर सकते थे। फिर भी प्रारंभिक पुनरावृत्ति की सरासर सफलता और इसकी उच्च व्यवहार्यता जिसने शीर्ष एमएमए और यूएफसी लड़ाकों को इसे लागू करने की अनुमति दी, वही था जिसने जॉन को एक पूर्ण वॉइड एल्गोरिथम बनाने के लिए अपने शेष जीवन को समर्पित करने का साहस और आत्मविश्वास दिया जो लड़ाकों द्वारा व्यवहार्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। वॉइड एल्गोरिथम के बाद के पुनरावृत्तियों अधिक से अधिक परिष्कृत होते गए, हर बार अधिक से अधिक चर और मापदंडों के लिए जिम्मेदार होते गए। मार्क 2 श्वास के लिए जिम्मेदार था, मार्क 3 दृष्टि की रेखा के लिए जिम्मेदार था, मार्क इव और मांसपेशी मरोड़ के लिए जिम्मेदार था, मार्क वी तक एल्गोरिथम अत्यंत जटिल और परिष्कृत हो गया था। इसने शारीरिक और आंदोलन पैटर्न के लिए भी जिम्मेदार था। इसने भारी पैटर्न पहचान को नियोजित किया जिसने वॉइड एल्गोरिथम को प्रतिद्वंद्वी के लगातार कार्रवाई के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने के लिए गहरे और बहुस्तरित पैटर्न को पहचानने की अनुमति दी। शोध धन गहन था, लेकिन शुक्र है कि उसकी प्रारंभिक सफलता ने उसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के साथ एक फंडिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी, एक विश्व प्रसिद्ध यूएफसी और अनुसंधान और डेटा एनालिटिक्स फर्म। धन की इस समृद्ध आपूर्ति के लिए धन्यवाद। प्रोजेक्ट वाटर की अनुसंधान टीम ने वॉइड एल्गोरिथम का एक अंतिम संस्करण सफलतापूर्वक बनाने में कामयाबी हासिल की जिसने वास्तव में ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को मूर्त रूप दिया। केवल एक अंतिम चरण बचा था, व्यवहार्यता। अंतिम लक्ष्य मनुष्यों को इस शैली के साथ लड़ने और जीतने की अनुमति देना था, अर्थात मनुष्यों को वॉइड एल्गोरिथम सीखने और इसे यूएफसी सेटिंग में लागू करने की आवश्यकता होगी। यही वह था जिसने अंत में परियोजना को मार डाला। उसने अभी अभी जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसने मूल रूप से पुष्टि की थी कि उसकी परियोजना बर्बाद हो गई थी। यह अपनी सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता वाले साधारण मनुष्यों के लिए इस एल्गोरिथम में महारत हासिल करने और इसे लागू करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। मानव मन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। जॉन ने परियोजना पर कभी हार नहीं मानी, अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण 2 साल बाद मरने तक परियोजना को बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के हर औंस का उपयोग किया। रूई एक झटके के साथ उठा, जंगलीपन से हवा के लिए हाँफ रहा था। वह भ्रमित होकर चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसे याद आया कि वह कहाँ था। ये सोचने के लिए कि मैं उस स्मृति का सपना देखूंगा। यह अस्थमा से पीड़ित होने के दिन के सपने के बाद उसका दूसरा सबसे कम पसंदीदा सपना था। अपने पिछले जीवन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने से उसके दिल में दर्द हुआ। उसने जटिल भी महसूस किया, वह पृथ्वी पर मौजूद शक्तिशाली सूचना प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के बिना एक दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। इसके अलावा उसके पास उस डेटा के सागर तक पहुंच नहीं थी जिसे उसकी टीम ने एकत्र किया था। इसका मतलब यह था कि वॉइड एल्गोरिथम का वैज्ञानिक तरीका जिसके साथ उसने किया था वह असंभव था। इसके अलावा उसने पहले ही एक नई महत्वाकांक्षा विकसित कर ली थी। एक मार्शल स्क्वायर को एक ही वार से एक पेड़ के तने को नष्ट करने का दृश्य उसके दिल में गहराई तक अंकित हो गया था। वह एक मार्शल कलाकार बनने और अपने मार्शल मार्ग पर चलने और अपनी मार्शल आर्ट को गढ़ने के लिए लगभग कुछ भी बलिदान करने को तैयार था। लेकिन अपने पिछले जीवन की विफलता की यादों के साथ जीना अच्छा महसूस नहीं हुआ। हालांकि मैं क्या कर सकता हूँ, उसने निराशावादी रूप से बुदबुदाया। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया में एक वैज्ञानिक और एक मार्शल कलाकार दोनों हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह वॉइड एल्गोरिथम विकसित करने और अपनी खुद की मार्शल आर्ट विकसित करने पर अपना जीवन केंद्रित कर सकता हूँ। एक गड़गड़ाहट भरी रहस्योद्घाटन ने उसे मारा जब उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। अपने मन में उसने हमेशा अनुसंधान और मार्शल आर्ट को 2 दूर अलग अलग श्रेणियों में अलग कर दिया था। ये पृथ्वी पर सामान्य ज्ञान था। आखिरकार पृथ्वी पर एक इंसान के लिए एक ही समय में मुकाबला खेल और अनुसंधान के लिए अपना जीवन समर्पित करना असंभव था। मैं उन दोनों को अलग से नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर वे एक ही हों? उसने चौड़ी आंखों वाले सदमे की अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। क्या होगा अगर उसका शोध और मार्शल आर्ट एक ही थे? क्या होगा अगर उसके पिछले जीवन का सपना और उसके वर्तमान जीवन का सपना एक ही थे?
क्या होगा अगर उसका मार्शल मार्ग प्रोजेक्ट वाटर था? रूई का दिल हिल गया क्योंकि उसने भारी सांस लेना शुरू कर दिया। जवाब बहुत सरल था, लेकिन अनुसंधान और मुकाबला खेल के बीच मजबूत विभाजन जो उसके पिछले जीवन ने बनाया था, उसे यह महसूस करने से रोका कि वे एक ही हो सकते हैं। जो पृथ्वी पर असंभव था वह गिया पर ऐसा नहीं हो सकता है। रूई ने अपनी हथेलियों पर नजर डाली, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर लेता। ये फिट बैठता है, उसने महसूस किया। निश्चितता की भावनाएं उन लोगों से मेल खाती थी जिनके बारे में उसके प्रशिक्षकों ने उसे बताया था। यह मेरा मार्शल मार्ग है। अगले कुछ दिनों में एक अनसुनी घटना हुई। प्रशिक्षण में अपना लगभग हर ऑन समय बिताने वाले रूई क्वारिया का परिचित दृश्य कहीं नहीं देखा गया। प्रशिक्षकों और अन्य एक्सप्लोरर छात्रों को रूई को कहीं न कहीं प्रशिक्षण लेते हुए देखने की आदत हो गई थी। इस प्रकार जब वह लगभग 48 घंटे तक नहीं दिखा तो वे उत्सुक हो गए। इस प्रशिक्षण नशेड़ी एक्सप्लोरर को प्रशिक्षण छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि उसने कभी ब्रेक नहीं लिया था, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन नहीं। वह बस एक तीव्र अभिव्यक्ति के साथ बैठा है, अपने विचारों में पूरी तरह से लीन है, लेकिन वह ठीक लगता है। कारा, उसकी रूममेट, ने उन्हें बताया। प्रशिक्षकों ने राहत की सांस ली। वे चिंतित हो गए थे कि अकादमी में शामिल होने के बाद से पिछले 5 महीनों में उसके पागल प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आखिरकार अपना टोल ले लिया था। बेशक ये संभावना अभी भी मौजूद थी, लेकिन कम से कम कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। एक्सप्लोरर अपने कार्यक्रम में व्यापक स्वतंत्रता रखते थे, इसलिए उसे आधिकारिक रूप से अनिवार्य या फटकार नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन 2 दिन का ब्रेक अच्छा संकेत नहीं था। आमतौर पर यह एक क्लासिक संकेत था कि छात्र प्रेरणा खो रहे थे। जैसे ही अकादमी प्रशिक्षक हस्तक्षेप करने के बारे में सोच रहे थे, समस्या ने खुद को हल कर लिया। रूई एक दिन बाहर चला गया। वह अपने स्पारिंग पोशाक के साथ सीधे एक्सप्लोरर स्पारिंग अखाड़े तक चला गया। अकादमी ने एक्सप्लोरर के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया, लेकिन इसने साथ ही एक्सप्लोरर के खिलाफ निश्चित रूप से स्पारिंग सत्रों को अनिवार्य कर दिया। आज उन दिनों में से एक था। जैसे ही रूई पहुंचा, स्पारिंग सुपरवाइजर ने तुरंत उसके बारे में कुछ अजीब देखा। पहले रूई स्वभाव से अत्यंत उत्सुक था। इसका कुछ हिस्सा खोजपूर्ण मानसिकता और उसके मार्शल मार्ग के बारे में अनिश्चितता से आया था। अचानक लगभग वह सब चला गया था। प्रधान सुपरवाइजर ने दृश्य पर अपनी टकटकी को तेज कर दिया। एक मार्शल अप्रेंटिस के रूप में वह एक ऐसी घटना जानता था जो रूई के आभा में बदलाव की व्याख्या कर सकती थी। क्या वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसे संदेह था कि रूई ने बाधा को पार कर लिया था। फिर भी रूई ने कुछ भी नहीं कहा था। इसका मतलब था कि वह या तो गलत था या वह उन लोगों के खिलाफ स्पारिंग करके ये समझना चाहता है कि वह कितना बड़ा हो गया है जिसके खिलाफ उसने महीनों तक स्पार किया है। किसी भी तरह से प्रधान सुपरवाइजर रूई को बाहर नहीं बुलाने के लिए संतुष्ट था। ठीक है, खुद को समान रूप से 2 पंक्तियों में विभाजित करें। हम अब शुरू करेंगे, उसने निर्देश दिया। स्पारिंग सत्रों में आधे छात्र रक्षक के रूप में और दूसरे आधे चुनौती देने वाले के रूप में सेवा करते थे। चुनौती देने वाले लगातार रक्षकों को चुनौती देंगे जब तक कि वे जीत नहीं जाते और उन्हें बदल नहीं देते। प्रधान सुपरवाइजर ने जानबूझकर उस समूह को सौंपा जिसका रूई हिस्सा था, ताकि रूई को लगातार लड़ने को मिल सके। उसने रूई को रिंग में लेते हुए देखा इससे पहले कि वह अपने पहले चुनौती देने वाले का सामना करता। शुरू करो, रेफरी ने घोषणा की। वे दोनों थोड़ा फेरबदल करते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं, इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी आक्रामक रूप से रूई पर झपटता है। रूई ने उसे निडरता से इंतजार किया। बाम बाम बाम। उसके प्रतिद्वंद्वी ने छोटे जैब्स फेंके जिन्हें रूई ने लापरवाही से खंडित कर दिया। लड़के ने एक शक्तिशाली राउंडहाउस किक फेंकी जिसे रूई ने सीमा से बाहर कदम रखकर बचाव किया। फूम। लड़का तेजी से संतुलन दिशा का उपयोग करके रूई की ओर झपटा। गति की भीड़ ने उसे अपने पूरे वजन और गति के साथ एक सीधा पंच उतारने की अनुमति दी। बाम। रूई अतिरंजित होकर वापस उड़ गया। फिर भी वह अपने पैरों पर उतरा, अपेक्षाकृत अशांत दिख रहा था। क्षति शमन, प्रधान सुपरवाइजर ने नोट किया। क्या हुआ? तुम आज बहुत निष्क्रिय हो, उसके प्रतिद्वंद्वी ने छेड़ा। रूई ने खींचकर मुस्कुराया। बस इसकी आदत डाल रहा हूं। लड़के ने भ्रम में सिर झुकाया। लेकिन तुम सही हो, मुझे खेलना बंद कर देना चाहिए। उन शब्दों ने लड़के पर एक फीका खतरा डाला। इसने लगभग उसे अप्रेंटिस प्रशिक्षकों की याद दिला दी जब वे गुस्सा हो जाते थे। डैश। रूई ने संतुलन दिशा का उपयोग करके बड़ी गति से उस पर छलांग लगाई। लड़के ने जल्दबाजी में एक पंच के साथ रूई को रोकने की कोशिश की, केवल साफ तौर पर चूक गया क्योंकि रूई रास्ते से हट गया। लड़का पीछे हट गया, दूरी खोलना चाहता था जब अचानक दुनिया उल्टा पुल्टा हो गई। बाम। रूई ने साफ तौर पर उसकी कलाई पकड़ ली थी और एक हिप टॉस को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए उसकी गति को टॉक में बदल दिया था, इससे पहले कि वह लड़के के चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर एक पंच फेंकता। जब जवाबी हमलों की बात आती है तो तुम बहुत लापरवाह होते हो, तुम्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूई ने शांति से सलाह दी। लड़के ने सिर हिलाया, हैरान। उसने पहले रूई से लड़ाई लड़ी थी, उसे इतनी आसानी से कभी नहीं अभिभूत किया गया था। प्रधान सुपरवाइजर को अब उसके संदेह का पक्का यकीन हो गया था। कोई भी कभी भी अपने साथियों और समानों को लापरवाही से धमकाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ, केवल 2 दिन के ब्रेक के कारण। अगर कुछ भी, उनके स्तर पर, ऐसा ब्रेक आपको थोड़ा जंग खाए और इस प्रकार कमजोर बना देगा। लेकिन रूई अपने साथियों से कहीं बेहतर हो गया था, इस तरह की अन्य छात्रों पर हावी होने के लिए भी थोड़ा प्रयास पर्याप्त था।
ये केवल मार्शल अप्रेंटिस के क्षेत्र में सफलता के कारण हो सकता है। अपने मार्शल मार्क की खोज करने से आपको अपनी मार्शल आर्ट का हिस्सा होने के तरीके से तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। ये आपके लिए उपयुक्त हैं और इस प्रकार आप इन तकनीकों को उस पद के बिना उपयोग करने की तुलना में बेहतर लागू करते हैं। आपके मार्शल मार्क की खोज के लिए धन्यवाद। आपकी शुद्ध दक्षता बढ़ गई। एक के बाद एक छात्रों ने उसे चुनौती दी और एक के बाद एक रूई ने लापरवाही से उन्हें हरा दिया। जिस चीज ने प्रधान सुपरवाइजर को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रूई की कोई निर्धारित शैली नहीं लगती थी। उसकी मुकाबला शैली तरल थी। उसने इसे सुचारू रूप से बदल दिया। यह विशेष विरोधियों को संभालने के लिए बेहतर अनुकूल आकार लेने वाले रूप से बहता था। ये समझ में नहीं आता है, प्रधान सुपरवाइजर ने बुदबुदाया। यह आमतौर पर इसका विपरीत था जब किसी ने अपने मार्शल मार्क की खोज की थी। आमतौर पर छात्र जिन्होंने अपने मार्शल मार्क की खोज की थी वे लड़ाई की एक शैली से कठोरता से चिपके रहते थे। चाहे लड़ाई की यह शैली किसी विशेष क्षेत्र या तकनीकों के एक सेट या दोनों के चारों ओर केंद्रित हो, यह हमेशा होता था। मार्शल अप्रेंटिस वे थे जिन्होंने अपने मार्शल मार्क की खोज की थी और वे इससे चिपके रहते थे। फिर भी रूई यहाँ उस पैटर्न को धता बता रहा था। एक और चीज जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रूई ने अपने मार्शल मार्क की कितनी तेजी से खोज की। यह उसकी उम्र के बारे में नहीं था विशेष रूप से। हालांकि 14 निस्संदेह प्रभावशाली रूप से युवा था, यह अनसुना नहीं था। केन जैसे प्रतिभाओं ने 11 साल की उम्र में अपने मार्शल मार्क की खोज की थी। जो बल्कि चौंकाने वाला था वह यह था कि उसने एक्सप्लोरेशन स्टेज शुरू करने के 2 महीने बाद अपने मार्शल मार्क की खोज की थी। अपने मार्शल मार्क की खोज करना अपने आप में एक विस्तृत समय लेने वाली यात्रा थी। छात्रों को आमतौर पर अपने दिल की इच्छा को समझने के लिए कम से कम 1 साल की खोज और आत्मनिरीक्षण लगता था। फिर भी किसी तरह रूई ने समय का एक छठा हिस्सा इसे खत्म करने में कामयाबी हासिल की। ये लड़का अपने मार्शल मार्क का पीछा कब से कर रहा है? उसने सोचा। यह मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के लिए अपना जीवन समर्पित करने के 2 जीवनकाल का उत्पाद था जिससे वह अनजान था। जब कुछ घंटों बाद स्पारिंग सत्र समाप्त हुआ तो रूई अपने सफलता के बारे में सूचित करने के लिए सीधे प्रधान सुपरवाइजर के पास गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि सुपरवाइजर को पहले से ही इसके बारे में पता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नौकरी कितने समय से कर रहा हूँ, बच्चे? उसने हंसते हुए कहा। मैंने एक्सप्लोरर छात्रों के लिए एक स्पारिंग सुपरवाइजर के रूप में अपने करियर में अनगिनत बच्चों को उनके मार्शल मार्क की खोज करते देखा है। हालांकि तुम्हारा मामला कई मायनों में काफी अजीब है, स्वीकार्य रूप से। तो अब क्या? रूई ने उत्सुकता से पूछा। मार्शल अप्रेंटिस में सफलता को प्रधान प्रशिक्षकों और सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया जाता है और हम तुम्हारी ओर से कुछ हस्ताक्षरों के साथ कागजी कार्रवाई भरते हैं। एक बार जब नियत प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो तुम्हें निर्देश और एक नई गाइडबुक मिलेगी, वही जो अप्रेंटिस को निवेश समारोह के दौरान मिली थी, और तुम्हें अप्रेंटिस छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसने समझाया। उसके बाद मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक और अप्रेंटिस छात्रों के सुपरवाइजर संभाल लेंगे। मैं देखता हूँ। रूई अपने विचारों में लीन हो गया। एक आखिरी बात। रूई चौंका। मार्शल कलाकार बनने पर बधाई। अगर कोई है जो इसके लायक है तो वह तुम हो। उसने मुस्कुराया। धन्यवाद। रूई ने वापस मुस्कुराया। तुम पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस हो। केन सदमे में फंस गया। रूई उसकी प्रतिक्रिया पर हंसा। यह एक अतिरंजित प्रतिक्रिया है। कोई रास्ता नहीं, तुम सिर्फ 2 महीने में एक्सप्लोरेशन स्टेज तक पहुंचे। अपना मार्शल मार्क खोजना कठिन और थकाऊ है। तुम्हें इसे खोजने का मौका पाने के लिए अपनी हर चीज को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। तुमने वह सब कैसे छोड़ा? रूई ने मन ही मन सोचा। मैंने 40 साल तक उसके सिवा कुछ नहीं किया। शायद मुझे किस्मत मिली। रूई ने वास्तव में जवाब दिया। केन ने झुंझलाकर कहा। जब अपने मार्शल मार्क की खोज करने की बात आती है तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसे किस्मत कहते हैं। तुम या तो इसे हासिल करते हो या नहीं। रूई ने कंधा उचकाया। उसका सच्चाई को प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था। केन को अनुत्तरित प्रश्नों के साथ समझौता करना होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूं दोस्त। मुझे पता है कि तुमने मार्शल आर्ट में कितना प्रयास और ऊर्जा समर्पित और निवेश की है। केन मुस्कुराया। बधाई हो, तुमने अपने मार्शल मार्क पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उसके लिए धन्यवाद और उस मदद के लिए भी जो तुमने मुझे दी है। रूई ने जवाब दिया। चिंता मत करो। केन ने हाथ हिलाया। क्या तुम स्पार करना चाहते हो? वास्तव में मैं तुमसे बस यही पूछने वाला था। रूई ने सूचित किया। मैं उत्सुक हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कितना खड़ा हूं। केन ने सिर हिलाया। तुम अभी खाली हो? जरूर। रूई अभी तक अप्रेंटिस छात्रावास में स्थानांतरित नहीं हुआ था। उसने अभी अभी कागजी कार्रवाई समाप्त की थी और सीधे केन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ा था। मेरी कागजी कार्रवाई अभी तक जमा नहीं हुई है। रूई ने नोट किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी अप्रेंटिस स्पारिंग सेंटर में स्पार कर सकते हैं। ये बहुत अधिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने सुविधा में मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक से पूछताछ की तो उसने सहमति दी। मुझे तुम्हारी सफलता के बारे में सूचित किया गया है, रूई क्वार्य। उसने बात की। हालांकि यह आधिकारिक नहीं है, यह कोई समस्या नहीं है। तुम तुरंत अप्रेंटिस सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर सकते हो। धन्यवाद प्रशिक्षक कायरी। केन ने उत्सुकता से कहा। धन्यवाद प्रशिक्षक। रूई ने पीछा किया। उसने उसे पहचान लिया। वह वही प्रशिक्षक थी जिसके खिलाफ अप्रेंटिस ने दूसरे दिन लड़ाई लड़ी थी। उसने सिर हिलाया इससे पहले कि वह दूर चली गई।
रूई और केन रिंग में प्रवेश करने से पहले थोड़ा गर्म हुए। ठीक है, तुम तैयार हो? केन ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैं अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों का उपयोग नहीं करूंगा जब तक कि मुझे मजबूर नहीं किया जाता है निष्पक्ष होने के लिए। रूई ने सिर हिलाया, अपना रुख लिया। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही सुपरवाइजर ने स्पार शुरू किया, रूई ने संतुलन दिशा के साथ केन के खिलाफ झपटा, जितना संभव हो सके दूरी को बंद करने की उम्मीद में। वह जानता था कि केन कितना फिसलन भरा था। उसने केन की स्ट्राइकिंग दूरी तक पहुंचने के बाद कई जैब्स फेंके, जिसने निश्चित रूप से यहाँ रूई की कहानी के अगले भाग का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। अप्रेंटिस तकनीकें और मार्शल आर्ट का विस्तार। प्रक्रिया में रूई को जितना अनुमान था उससे अधिक समय लगा। एक तो वह कीमत वाली तकनीकों के एक बड़े हिस्से को ब्राउज किए बिना नहीं रह सका, लेकिन दूसरे के लिए तकनीकों की सरल विविधता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वे निश्चित रूप से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक महान थे। पृथ्वी पर आक्रामक तकनीकें स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग तक सीमित थीं। यहाँ ऐसी तकनीकों का एक विस्तृत भंडार था जो इन प्राथमिक सिद्धांतों के बाहर नुकसान पहुंचाती थीं। आंतरिक अंगों को लक्षित करने के लिए बल प्रवेश फोर्स परमिएशन, महत्वपूर्ण अंगों को लक्षित करने पर आधारित तकनीकें, कंपन पर आधारित तकनीकें, तापमान पर आधारित तकनीकें, नस पर वार करने वाली तकनीकें, यहाँ तक कि जहर की तकनीकें जितनी हास्यास्पद थीं। रूई दृश्य पर अवाक रह गया। वह लगभग हंसना चाहता था। जहर? क्या आप मार्शल आर्ट के माध्यम से लोगों को जहर दे सकते हैं? हा, उसने खुशी से कहा। उसने इस पूरी धारणा को एक साथ बेतुका और फिर भी इतना आकर्षक पाया। यहाँ तक कि रक्षात्मक तकनीकें भी उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थीं। पृथ्वी पर वापस किसी को केवल वार से बचाव करना सीखना पड़ता था और प्रभाव को कम करने के लिए हिट होना सीखना पड़ता था। यहाँ सिद्धांतों और तंत्रों के संपूर्ण सिस्टम थे जिनके द्वारा तकनीकों ने रक्षा को बढ़ाया। क्षति शमन, डैमेज मिटिगेशन के उच्च स्तर जो प्रभाव नरम करने, इम्पैक्ट सॉफ्टनिंग, अनाकारिक पलटाव, इनइलास्टिक रिकॉइल और सिर्फ बचाव से परे अन्य तंत्रों जैसे और भी अधिक शक्तिशाली सिद्धांतों का उपयोग करते थे, मौजूद थे। रूई को आश्चर्य हुआ कि कुछ ऐसा जो अपेक्षाकृत सीधा और सांसारिक हुआ करता था इस दुनिया में अत्यधिक विविध था। मार्शल आर्ट के पैंतरेबाजी और पूरक क्षेत्रों के लिए भी यही सच था। घंटों की खोज के बाद रूई ने आखिरकार उन सभी तकनीकों के संबंध में एक निर्णय लिया जिन्हें वह मास्टर करना शुरू करेगा। उसने उन स्क्रॉल पर नजर डाली जिन्हें उसने उठाया था। उसने उनमें से 6 चुने थे। उसने कुल 6 अलग अलग तकनीकों को चुनने का कारण यह था कि उनमें से 4 उन तकनीकों के अप्रेंटिस स्तर के संस्करण थे जिन्हें वह पहले ही सीख चुका था। हार्मोनिक श्वास, हार्मोनिक ब्रीदिंग, क्षति शमन, डैमेज मिटिगेशन, टक्कर अनुकूलन, कलिजन ऑप्टिमाइजेशन और संतुलन दिशा, बैलेंस डायरेक्शन में से प्रत्येक का एक अप्रेंटिस स्तर का संस्करण था। हालांकि उसने तकनीकों और उनके प्रशिक्षण सत्रों से गुजरने के बाद उन्हें जल्दी से मास्टर करने की उम्मीद की थी। इस प्रकार उसने तुरंत शुरू करने के लिए अतिरिक्त 4 और तकनीकों को चुनने का फैसला किया था। इन तकनीकों के अप्रेंटिस स्तर के संस्करण काफी प्रभावशाली हैं। रूई ने उनके माध्यम से जाते हुए बुदबुदाया, कुछ के तो अलग नाम भी थे। क्षति शमन, डैमेज मिटिगेशन और टक्कर अनुकूलन, कलिजन ऑप्टिमाइजेशन के अप्रेंटिस स्तर के संस्करण लोचदार बदलाव, इलास्टिक शिफ्ट और महत्वपूर्ण दबाव, वाइटल प्रेशर हैं। कितना उपयुक्त! क्षति शमन, डैमेज मिटिगेशन और लोचदार बदलाव, इलास्टिक शिफ्ट ऐसी तकनीकें थीं जिनका उद्देश्य वार के साथ आगे बढ़कर वार के प्रभाव को कम करना था। इससे टकराव प्रकृति में अधिक लोचदार हो गया। एक टकराव जहां प्रतिद्वंद्वी की हमले की शक्ति क्षति में परिवर्तित नहीं हुई थी जब हमला लगा था, क्योंकि उपयोगकर्ता उन्हें रोकने के बजाय वार के साथ आगे बढ़ रहा था। एक लोचदार टक्कर थी। ये वैसा ही था जैसे बेसबॉल खिलाड़ी प्रभाव को कम करने के लिए गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को गेंद के साथ घुमाते थे। लोचदार बदलाव, इलास्टिक शिफ्ट ने तकनीक के कामकाज को काफी अच्छी तरह से सम्मिलित किया। महत्वपूर्ण दबाव, वाइटल प्रेशर और टक्कर अनुकूलन, आई कलिजन ऑप्टिमाइजेशन, आई ऐसी तकनीकें थीं जो महत्वपूर्ण अंगों पर वार करके अधिक क्षति पहुंचाती थीं। समानांतर चाल, पैरेलल वॉक, ये वह तकनीक थी जिसे केन ने उसे दिखाया था जब उन्होंने पहली बार रूई उसके घर गया था, तब एक साथ स्पार किया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने अपनी बाहों को घुमाने और पैरों के विपरीत अपने शरीर को घुमाने के कारण होने वाले अपव्ययी टॉर्क को समाप्त कर दिया, जिससे बर्बाद हुई ऊर्जा कम हो गई और पैंतरेबाजी की गति बढ़ गई। इसने उसकी यात्रा की गति को नाटकीय रूप से बढ़ने दिया। तीव्र किनारा, अक्यूट एज, यह एक निम्न ग्रेड रक्षात्मक तकनीक थी जो प्रतिद्वंद्वी के वार और प्रतिद्वंद्वी के वार से संपर्क करने वाले शरीर की सतह के बीच के कोण को तीव्र से नीचे करके एक पूर्ण टकराव के बजाय एक कट और फिसलने में बदलकर क्षति को कम करने पर केंद्रित थी। इसने उपयोगकर्ता को एक कोण पर हिट करके बल का केवल एक हिस्सा सहन करके बल के मुख्य आघात को सहने से बचने की अनुमति दी। रूई ने सिर हिलाया, इन विकल्पों से संतुष्ट। ये उचित रूप से संतुलित और लचीले विकल्प और विकल्प थे जो अनुकूली विकास, अडैप्टिव एवोल्यूशन के लिए अनुकूल थे। उसने पहले से कहीं अधिक कठिन परिश्रम करने का इरादा किया। इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए खुद को औषधियों के साथ सीमाओं तक धकेलना। वह मिशनों को पूरा करने में अन्य अप्रेंटिस में शामिल होना चाहता था। वह जानता था कि केन, फे और अन्य ने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया था, और अच्छे कारण के लिए। उसने लाइब्रेरी में अपने चारों ओर देखा। इतनी सारी तकनीकें थीं जिनके लिए योग्यताओं की आवश्यकता थी कि वह शायद ही इस पर विश्वास कर सके। इन तकनीकों को खरीदने के लिए मुझे कितने मिशन लगेंगे? उसने गंभीरता से सोचा। जवाब संभवतः एक छोटी संख्या नहीं हो सकता था।
एक और वह उन तकनीकों को खरीदने में लगने वाले समय से थोड़ा नाखुश था। उसके पास अब जो तकनीकों की संख्या थी वह उचित अनुकूली विकास के लिए बहुत अपर्याप्त थी। उसे सभी प्रकार की तकनीकों की एक विशाल विविधता की आवश्यकता थी। उसके पास जितनी अधिक होंगी वह सभी प्रकार की मार्शल आर्ट के लिए उतना ही बेहतर अनुकूल हो पाएगा। दूसरी ओर वह मिशनों को पूरा करने के लिए उत्सुक था। यही मार्शल कलाकार होने का मतलब था। वह विभिन्न प्रकार के मिशनों में गोता लगाने और यह समझने के लिए उत्सुक था कि एक मार्शल कलाकार होना कैसा था, साथ ही वह किस तरह का मार्शल कलाकार बनना चाहता था। उसे वॉइड एल्गोरिथम को इस दुनिया की मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए संशोधित और विस्तारित करने के लिए समय और तकनीकों की भी आवश्यकता थी। वॉइड एल्गोरिथम को पृथ्वी के एमएमए को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे पनामा महाद्वीप की मार्शल आर्ट पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता था। तकनीकों की विशालता और शक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक थी। कई नए पैरामीटर और चर थे जिन्हें एल्गोरिथम द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाना था, जैसे कि इन तकनीकों के अजीब सिद्धांत और तंत्र और तकनीकों की दक्षता भी। इन कारकों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने के बाद ही यह उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा जितना कि उसने पृथ्वी पर किया था। इसके अलावा उसे अभी भी अंतिम बाधा को पार करना था, वही बाधा जिसे वह पृथ्वी पर पार करने में विफल रहा था। रूई दर्द से कराहते हुए वापस उड़ गया, बस अपने पैरों पर रहने का मुश्किल से प्रबंधन कर रहा था। अच्छा है, तुम्हारा लोचदार बदलाव इस बार सही समय पर था, फे ने उसे बताया। आज अप्रेंटिसों के बीच एक स्पारिंग सत्र था। रूई और फे ने एक दूसरे के साथ स्पार करने का बीड़ा उठाया था। समय को सही करना आसान नहीं है, रूई ने बुदबुदाया। इसे पूरी तरह से सीखने में आमतौर पर बहुत अनुभव लगता है, फे ने आश्वासन दिया। दरअसल तुम पहले से ही इस स्तर की दक्षता पर हो, ये थोड़ा डरावना है। रूई ने कंधा उचकाया, इससे पहले कि वह अपना रुख लेता। ये पर्याप्त तेज नहीं है, जहां तक मेरा सवाल है। फे ने भी एक खुली हथेली का रुख अपनाया। अरे वाह, इतनी क्या जल्दी है। इस दुनिया में सीमित मात्रा में समय है, मैं इसका एक औंस भी बर्बाद नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया, इससे पहले कि वह उस पर झपटने की पहल करता। उसने एक शक्तिशाली सामने की किक लॉन्च की, जबकि महत्वपूर्ण दबाव का उपयोग करके अधिक क्षति पहुंचाने के लिए अपने पूरे शरीर का वजन और गति उसके पीछे फेंक दी। वह केन के खिलाफ इस तरह से नहीं लड़ेगा। केन इतना फुर्तीला था कि पूरे शरीर की किक जितना लंबा और धीमा कुछ भी नहीं कर सकता था। वह इसे आसानी से चकमा देगा और किक द्वारा बनाए गए उद्घाटन का फायदा उठाएगा और रूई को नीचे कर देगा। हालांकि फे केन जितनी फुर्तीली या मोबाइल नहीं थी, इसके अलावा उसकी रक्षा ठोस थी। उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। बाम, फिर भी उसने एक दोहरी हाथ की रक्षा के साथ आसानी से बचाव किया, इससे पहले कि वह उसके पेट पर एक शक्तिशाली हथेली के हमले को लॉन्च करते हुए उसके पैर को एक तरफ धकेलती। रूई ने समानांतर चाल और संतुलन दिशा के संयोजन के साथ मुश्किल से इसे चकमा देने में कामयाबी हासिल की। फिर भी फे ने समान रूप से शक्तिशाली पैंतरेबाजी तकनीकों के साथ आक्रामक रूप से उसका पीछा किया, जिससे उसे सांस लेने का मौका नहीं मिला। ये फे और केन के बीच एक और अंतर था। केन निष्क्रिय रूप से और जवाबी आक्रामक रूप से लड़ता था, जबकि फे आक्रामक रूप से हमलावर थी। वह जल्दी से उसके पास पहुंची, इससे पहले कि वह हथेली के हमलों की एक झड़ी लॉन्च करती, जिसने उसके ऊपरी शरीर पर वार किया। रूई ने अपने गार्ड के पीछे प्रिय जीवन के लिए पकड़ लिया, क्योंकि उसके दो रक्षात्मक तकनीकों का संयोजन, लोचदार बदलाव और तीव्र किनारा ने ही उसे चेतना खोने से रोका। लेकिन अंततः वे पर्याप्त नहीं थे। फे ने उसके गार्ड को तोड़ दिया, उसके चेहरे से बस 1 इंच दूर एक हथेली के हमले को रोक दिया। अच्छी लड़ाई, उसने एक खुला हाथ बढ़ाया। हाँ, अच्छी लड़ाई, उसने खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ा। तुम सिर्फ 1.5 महीने में इन तकनीकों के साथ कितनी दूर आ गए हो, ये वास्तव में उल्लेखनीय है। फे ने अपने चेहरे की विशेषताओं पर आश्चर्य की एक दुर्लभ झलक दिखाते हुए सिर हिलाया। ये दूसरों की तुलना में तेज हो सकता है, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट की अधिक जरूरतें हैं। रूई ने सिर हिलाया। तुम्हारा मार्शल मार्ग अजीब है। आमतौर पर लोगों के पास एक परिभाषित लड़ाई शैली होती है जो कुछ हद तक कठोर होती है, मूल कभी नहीं बदलता है, उसने समझाया, रूई की ओर मुड़ने से पहले। फिर भी मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट के साथ ऐसा महसूस नहीं कर सका। तुम्हारी मुकाबला शैली में हर मार्शल आर्ट की तरह एक अंतर्निहित मूल नहीं था, ये लगातार बदल रहा था और अजीब तरह से इसकी कोई परिभाषा नहीं थी। एक बहुत ही अजीब भावना, उसने टिप्पणी की, इससे पहले कि वह जारी रखती। यहाँ तक कि ऑलराउंडर मार्शल आर्ट भी तुम्हारी तरह लगातार प्रवाह में नहीं होते हैं। एक ऑलराउंडर होने का मतलब सिर्फ यह है कि तुम युद्ध में सभी क्षेत्रों का समान रूप से उपयोग करते हो। फिर भी वह भी तुम्हारे लिए लगातार बदल रहा था। यह मेरी मार्शल आर्ट की प्रकृति से संबंधित है, रूई ने संकेत दिया। उसने उसे अभी तक ये नहीं बताया था कि उसका मार्शल मार्ग क्या था। उसने अभी तक लोगों के सामने ये बताने का आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस नहीं की थी, जब तक कि उसने इसे और विकसित नहीं किया और एक मार्शल आर्ट के रूप में इसकी व्यवहार्यता का और अधिक प्रमाण नहीं मिला। फे ने और अधिक गहराई से धक्का दिए बिना सिर हिलाया। एक मार्शल कलाकार की मार्शल आर्ट अत्यंत व्यक्तिगत थी, उन्हें इसके बारे में खोलने के लिए धक्का देना उचित नहीं था। तुम और भी मजबूत हो गए हो, रूई ने आह भरी, मार्शल स्क्वायर के खिलाफ उसकी लड़ाई को याद करते हुए। उसने कंधा उचकाया। हर कोई हो गया है, हम सब मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रूई ने सिर हिलाया। लेकिन तुम कितनी मजबूत हो, तुम मार्शल स्क्वायर तक पहुंचने के करीब होनी चाहिए, है ना? मुझे यकीन नहीं है, दुर्भाग्य से। मुझे अभी तक अकादमी या मेरे परिवार द्वारा मार्शल स्क्वायर बनने की शर्त के बारे में नहीं बताया गया है। रूई झल्लाया। केन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था।
वे दोनों मार्शल ऋषियों के परिवार थे। उनके परिवार स्पष्ट रूप से जानते थे कि एक मार्शल कलाकार बनने में क्या लगा। तो वे और अकादमी अपने ऊपर के क्षेत्रों के बारे में अप्रेंटिस को नहीं बताने पर इतने अड़े क्यों थे? वास्तव में यह अजीब है, उसने टिप्पणी की, उसका भ्रम देखते हुए। लेकिन मुझे अपनी दादी पर बहुत विश्वास है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह ऐसी जानकारी को तब तक रोकेंगी जब तक कि यह मेरे हितों के लिए सचमुच न हो कि मैं इसे अभी नहीं सीखता। हम मार्शल मामलों पर एक मार्शल ऋषि के निर्णय पर भरोसा नहीं करना मुश्किल था, न केवल एक बल्कि उनमें से दो। खासकर जब वह एक मामूली अप्रेंटिस नौसिखिया से ज्यादा नहीं था जिसने अभी अभी अपने मार्शल मार्ग की खोज की थी। मार्शल ऋषि मार्शल आर्ट पर सबसे बड़े अधिकारियों में से थे, मार्शल उत्कृष्ट को छोड़कर। यह एक बेतुकी धारणा थी कि वे निचले मार्शल क्षेत्रों के मामलों के बारे में गलत होंगे। उसने कंधा उचकाया। वह एक दिन पता लगा लेगा, जब तक वह पर्याप्त बढ़ता है और अपनी मार्शल आर्ट का पर्याप्त विस्तार करता है। जब तक वह ऐसा करता है, उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक शक्तिशाली मार्शल स्क्वायर बन जाएगा। फिर भी वह उस चरण से काफी दूर था। उसने अभी अभी अपने मार्शल मार्ग की खोज की थी और विस्तार चरण शुरू किया था जो सभी मार्शल अप्रेंटिस मार्शल अकादमी में करते थे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसने वॉइड एल्गोरिथम के लिए आमतौर पर आवश्यक बहुमुखी प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकों की सरासर संख्या के बारे में सोचा। किसी भी मार्शल आर्ट के अनुकूल होने में सक्षम होने के लिए आपको हर मार्शल आर्ट को आंशिक रूप से दोहराने में सक्षम होना था, क्योंकि हर मार्शल आर्ट का मुकाबला किसी अन्य मार्शल आर्ट द्वारा किया जाता था। हालांकि सच्चाई थोड़ी अधिक जटिल और सूक्ष्म थी, फिर भी बात वही रही। उसके पास जितने अधिक निर्माण उपकरण और सामग्री तक पहुंच होगी, वह एक मार्शल आर्ट का निर्माण करने में उतना ही आसान और बेहतर होगा जो उसके प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित हो। अप्रेंटिस स्पारिंग सत्र उसी तरह काम करता था जैसे एक्सप्लोरर स्पारिंग सत्र करते थे, जिसका मतलब था कि आधे अप्रेंटिस चुनौती देने वाले थे जबकि शेष आधे रक्षक थे। चुनौती देने वाले लगातार रक्षकों को स्पार के लिए चुनौती देते थे जब तक कि वे जीत नहीं जाते, तब वे भूमिकाएं बदल लेंगे। चुनौती देने वाला एक रक्षक बन जाएगा और रक्षक एक चुनौती देने वाला बन जाएगा। रूई फे से हार गया, इसलिए वह अगले चुनौती देने वाले के लिए जल्दी से मंच से उतर गया। तुम्हारी धुनाई हो गई, केन ने हल्के से हंसते हुए कहा जैसे ही उसने रिंग में प्रवेश किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम उसके खिलाफ आगे बढ़ रहे हो? रूई ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं देखता हूँ। खैर, शुभकामनाएं। रूई काफी थक गया था। उसने शुरू में चुनौती देने वाले प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले एक कायाकल्प औषधि का सेवन करने का इरादा किया था, लेकिन केन और फे के बीच की लड़ाई को स्थगित करना इसके लायक था। उसने करीब से देखा जैसे ही केन ने मंच में प्रवेश किया। अरे वाह, तो तुम मेरे अगले चुनौती देने वाले हो? फे ने मुस्कुराया। मैं एक औषधि का सेवन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अगर यह सिर्फ छोटा सा पुराना तुम हो तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने मजाक उड़ाया। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ काम खत्म करूंगा, तुम्हें अपने पैरों पर वापस आने के लिए एक मामूली छोटी कायाकल्प से अधिक की आवश्यकता होगी। उसने जवाब दिया। उन दोनों ने और कोई शब्द नहीं बदले, जल्दी से अपना रुख लिया। केन का रुख नीचा झुका हुआ था, इसने उसे झपटने और तेजी से शीर्ष गति तक पहुंचने की अनुमति दी। उसके हाथ खुले और तेज थे, उसकी बाहें उसके पैरों के साथ संरेखित थीं। वह रुख उसे बिना किसी देरी के समानांतर चाल का उपयोग करने की अनुमति देता है। रूई ने उत्सुकता से देखा। समानांतर चाल एक पैंतरेबाजी तकनीक थी जो पैरों के विपरीत हाथों और ऊपरी शरीर के स्विंगिंग इनलाइन पर निर्भर करती थी। अपनी बाहों और पैरों को इनलाइन रखना, मतलब उसे मैच शुरू होने पर कोई समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और तुरंत आगे बढ़ सकता था। उसका इरादा दूरी को जल्दी से बंद करने का है, रूई ने महसूस किया। दूसरी ओर फे ने एक बल्कि असामान्य रुख अपनाया। उसका बायां पैर आगे था, जबकि उसका दायां पैर थोड़ा और पीछे था, दोनों थोड़ा झुके हुए थे। उसकी बायां हाथ सीधा था, केन की ओर इशारा करते हुए, उसकी खुली हथेली का सामना कर रही थी। उसकी दाहिनी हथेली उल्टी थी, एक कुंडलित सर्प की तरह उसकी कमर पर टिकी हुई थी जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। रूई ने महसूस किया कि जैसे ही दोनों लड़ाके अपने प्रतिद्वंद्वी पर अधिक से अधिक केंद्रित हुए, तनाव बढ़ रहा था। शुरू करो, सुपरवाइजर ने घोषणा की। मैच शुरू कर रहा था। केन अंधेरे से तेज चला गया। रूई की आंखें केन की अचानक त्वरण के साथ मुश्किल से तालमेल बिठाने के कारण उसकी आकृति भी संक्षेप में गायब हो गई। एक पल में फे और केन आमने सामने थे। केन ने एक अंधाधुंध तेज पंच लॉन्च किया, जबकि फे ने एक भयानक हथेली लॉन्च की। जैसे ही वार लॉन्च होने वाले थे, केन ने अचानक अपना हमला रद्द कर दिया और फे की हथेली से बच गया, वापस कूदते हुए। इसने दर्शकों से कुछ फुसफुसाहट को आकर्षित किया। लगता है फे मजबूत है। रूई ने सिर हिलाया। नहीं, उसने सही चुनाव किया। अगर केन ने आपसी हमले को जारी रखा होता तो उसे निश्चित रूप से अधिक क्षति उठानी पड़ती। जहां तक प्रतिवार शक्ति की बात थी, फे अप्रेंटिस के उनके बैच में लगभग अद्वितीय थी। दूसरी ओर केन की स्ट्राइकिंग शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसका मतलब है कि अगर उन्होंने सिर पर वार का आदान प्रदान किया होता तो केन निस्संदेह बहुत अधिक क्षति लेता। केन ने अंतिम क्षण में यह महसूस किया और इस अवांछनीय परिणाम से बचा। तुम एक मायावी पैंतरेबाज केन हो। अगर तुम इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो तुम्हें इसका पूर्ण अधिकतम तक फायदा उठाने की जरूरत है। रूई ने सोचा। केन फे पर झपटा, उसके हमलों से संकीर्ण रूप से बचते हुए, इससे पहले कि वह वापस कूदता। वह एक और कोण से झपटा, उसके जवाबी हमले से बचा और वापस कूद गया।
वह फिर भी एक और कोण से झपटा और उसके जवाबी हमले से बचा, वापस कूदते हुए। वह झपटा, चकमा दिया और वापस कूद गया। फिर से, और फिर से, और फिर से, उसने इस कार्रवाई के पाठ्यक्रम को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। छी! वह बस एक मक्खी की तरह उसके चारों ओर भिनभिना रहा है। क्या वह वास्तव में पौराणिक शैतान का बेटा है? एक मार्शल अप्रेंटिस ने मजाक उड़ाया, केन की स्थिति की अवहेलना करते हुए। उसकी लड़ाई ने दर्शकों से तिरस्कार आकर्षित किया, सिर्फ एक को छोड़कर। रूई ने अपने चारों ओर के लोगों को देखा, इससे पहले कि वह तुतलाया। छी! अज्ञानी मूर्ख! वह एक जानकार मुस्कान के साथ लड़ाई की ओर वापस मुड़ा। हालांकि आकस्मिक आम आदमी को यह ऐसा लग सकता है कि केन फे के साथ जुड़ने से बहुत डरता था, लेकिन रूई को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि केन क्या कर रहा था। उसने सिर हिलाया। यह एक खुरदरी योजना है, कार्रवाई का सबसे अच्छा कोर्स नहीं है, लेकिन इसके काम करने का एक ठोस मौका है। केन जानता था कि फे के साथ वार का सामने का आदान प्रदान उसके लिए बुरा होगा। वह वहीं थी जहां वह अपनी सबसे मजबूत थी। इसके अलावा, जब उसने रूई से लड़ाई लड़ी थी, तो इसके विपरीत, केन फे पर वार करने के लिए संकीर्ण उद्घाटन से आसानी से निकलने की कोशिश नहीं कर सकता था। फे का शरीर कठिन था, शरीर कंडीशनिंग के कारण। वह बस उसके हमले को अनदेखा कर सकती थी और उसे खुद पर हमला करने की अनुमति दे सकती थी। अवरुद्ध करने या चकमा देने के बजाय, वह बस उसे मारेगी। हालांकि केन उससे बहुत तेज था, लेकिन उसके लिए 1 मीटर पार करना, एक वार करना और फिर रेंज से बाहर कूदना, फे एक भी वार लॉन्च करने से पहले, असंभव था। ऐसे करतब को हासिल करने के लिए उसे उससे घातीय रूप से तेज होने की आवश्यकता होगी। और फे किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। इस प्रकार, केन ने कुछ और कोशिश करने का फैसला किया। उसका इरादा फे को बार बार अपने भयानक हथेली के वार लॉन्च करने के लिए मजबूर करने का है जब तक कि उसकी सहनशक्ति समाप्त न हो जाए। हालांकि समानांतर चाल, संतुलन दिशा और उसकी अन्य पैंतरेबाजी तकनीकें अभी भी फे की विशाल विस्फोटक शक्ति की तुलना में कम ऊर्जा का उपभोग करती हैं। रूई ने विश्लेषण किया। फे के हथेली के हमलों की शक्ति अत्यंत उच्च थी। न केवल वह नियमित रूप से उच्च शक्ति उपभोग करने वाली तकनीकों का उपयोग करती थी जैसे बाहरी अभिसरण आउटर कन्वर्जेंस, जिसका उपयोग उसने प्रवेश परीक्षा में उसके खिलाफ किया था, उसने कई अन्य मध्यम उच्च ग्रेड तकनीकों का उपयोग किया जिसने उसे हर वार के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी। बिजली की खपत अत्यंत उच्च थी। फे की मार्शल आर्ट एक आक्रामक मार्शल आर्ट थी जिसका मतलब था कि अपने विरोधियों को जल्दी से नीचे गिराना था। यह इस तरह की विस्तारित लड़ाइयों में उपयुक्त नहीं थी। वह बस ऊर्जा से खत्म हो जाएगी, जो कि वास्तव में धीरे धीरे हो रहा है। रूई ने फे के चेहरे पर प्रचुर पसीने को नोट किया। उसके हथेली के वार उसकी ऊर्जा को खत्म कर रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि वे सभी केन से साफ तौर पर चूक गए थे। केन अभी भी असाधारण रूप से तेज था, उसके पास साधारण हमलों के साथ उसे टैग करने की कोई आशा नहीं थी। इस दर पर, तुम जीत जाओगे केन। रूई ने उसका उत्साह बढ़ाया। वूश! केन ने एक हथेली के हमले से बचा, रास्ते से साफ तौर पर पीछे की ओर पलटते हुए। उसने तुरंत दूरी खोल दी इससे पहले कि वह तुरंत फे का अध्ययन करता। हफ, हफ, वह हाँफ रही थी, उसकी स्पारिंग पोशाक पसीने से तर थी। हे, ये वास्तव में काम कर रहा है। उस मार्शल बेवकूफ के साथ समय बिताना मेरे लिए अच्छा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उससे नहीं मिला होता तो मैंने इसके बारे में सोचा होता या नहीं। केन ने खुशी से सोचा। रूई के साथ स्पारिंग और समय बिताने ने केन को रणनीति और रणनीति के महत्व को सिखाया था। उसके व्यक्तिगत ट्यूटर्स ने हमेशा रणनीति और रणनीति के महत्व को हथौड़े से मारा था, लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि कोई भी रणनीति कौशल या शक्ति के अंतर को दूर नहीं कर सकती है। उसने हमेशा उससे कमजोर लोगों को हराया था और हमेशा उससे मजबूत लोगों से हार गया था। वह रणनीति के प्रतिकूल नहीं था, लेकिन उसका मानना था कि तकनीकें और शारीरिक कौशल कहीं कहीं अधिक मायने रखते हैं। ये रूई से मिलने के बाद ही था कि उसे पता चला कि वह कितना गलत था। रूई का दिमाग उसके लिए अकल्पनीय था। हर बार जब उसने रूई के साथ स्पार किया, तो उसे हराना अधिक से अधिक मुश्किल होता गया। भले ही रूई की तकनीकें या शरीर मजबूत नहीं हुए थे, हर बार जब उन्होंने स्पार किया, तो केन ने महसूस किया कि उसे रूई को हराने के लिए अधिक से अधिक प्रयास खर्च करने की आवश्यकता थी, हर एक बार। यह उस अनुकूली विकास चीज का हिस्सा था जिसके बारे में रूई ने उसे बताया था, उसका मार्शल मार्ग। रूई ने कहा कि यह अनिवार्य रूप से सही समय पर सही चाल चुनना था। कार्रवाई के सही विशिष्ट पाठ्यक्रम और रणनीति को चुनना जो उसके प्रतिद्वंद्वी से। जरूर, रूई की कहानी के अगले भाग का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है। मार्शल आर्ट का विस्तार, मिलियाना से मुकाबला। रूई ने तुरंत खुद एक कायाकल्प औषधि का सेवन किया। उसने केन का फे के खिलाफ मैच देखने में काफी समय बर्बाद कर दिया था, उसे खुद दूसरों के साथ स्पारिंग में शामिल होने की जरूरत थी। केन के फे के खिलाफ स्पारिंग मैच देखने से वह प्रेरित हुआ था, वह जल्द से जल्द खुद को उस स्तर की शक्ति तक पहुंचने के लिए दृढ़ता से प्रेरित महसूस कर रहा था। अपनी मार्शल आर्ट के विस्तार और विकास के मामले में फे और केन दोनों मुझसे बहुत आगे हैं। रूई ने खुद को याद दिलाया। उसके विपरीत, जिसने केवल मुश्किल से 6 अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें सीखी थीं, उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट को वास्तविक मार्शल आर्ट मानने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकें सीखी थीं। दूसरी ओर, वह अभी भी इस स्तर से काफी दूर था। उसने चुनौती देने के लिए एक रक्षक की तलाश में निकटतम रिंग पर नजर डाली। मिलियाना, रूई को उससे कई बार मिलना याद आया। वह एक सहनशक्ति उन्मुख मार्शल कलाकार थी, उससे लड़ना वास्तव में दृढ़ता की परीक्षा थी।
सहनशक्ति उन्मुख मार्शल आर्ट टाइप वी मार्शल आर्ट थी, एक मार्शल आर्ट जो एक शारीरिक विशेषता या पैरामीटर के चारों ओर केंद्रित थी। उसने तुरंत उसे चुनौती देने का फैसला किया। उसके फैसले के कई कारण थे। सबसे पहले, सहनशक्ति उन्मुख मार्शल आर्ट में मार्शल कलाकार को दिए गए दीर्घायु के अलावा अन्य मार्शल आर्ट पर कोई भारी फायदा नहीं था, जिसका मतलब था कि यह काफी संभावना थी कि मिलियाना के पास ताकत, गति या स्थायित्व जैसे किसी भी शारीरिक विशेषता या पैरामीटर के संबंध में उस पर कोई भारी फायदा नहीं था। उसके पास मार्शल आर्ट तकनीकों के संबंध में कोई भारी फायदा नहीं था, चाहे वह आक्रामक हो, रक्षात्मक हो या पैंतरेबाजी हो। इसका मतलब यह था कि इससे पहले कि रूई थक जाता, एक उच्च मौका था कि वे मोटे तौर पर बराबर होंगे। इसके अलावा वह जानता था कि मिलियाना की मार्शल आर्ट टाइप वी मार्शल आर्ट होने के अलावा टाइप आई मार्शल आर्ट भी थी। वह एक सहनशक्ति उन्मुख मार्शल आर्ट के बाद एक ऑलराउंडर थी। रूई के लिए यह एक मूल्यवान अवसर था, क्योंकि रूई को मिलियाना जैसे सहनशक्ति उन्मुख मार्शल कलाकार से लड़ने का शायद ही कभी मौका मिला हो। रूई के मार्शल कलाकार बनने के बाद उसने जल्दी से सीखा कि अधिकांश मार्शल आर्ट में उनके लिए एक मजबूत स्वाद था जिसने उन्हें अच्छी तरह से गोल होने से दूर धकेल दिया। आमतौर पर अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस में कुछ क्षेत्र या शारीरिक विशेषता के लिए मजबूत आत्मीयता थी, जिससे उनमें से एक विशाल बहुमत टाइप 2 से टाइप 7 मार्शल आर्ट का था। रूई एक ऑलराउंडर को खोजना चाहता था। इसका एक कारण निश्चित रूप से अनुभव के लिए था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ऑलराउंडर वॉइड एल्गोरिथम के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण थे। कारण सरल था, ऑलराउंडर मार्शल आर्ट में कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। वॉइड एल्गोरिथम प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई शैली के अनुकूल होकर काम करता था। स्वाभाविक रूप से यह आसान था यदि प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई शैली में सीधे और स्पष्ट कमियां थीं। अपमान उन्मुख मार्शल आर्ट आमतौर पर रक्षा में उतने अच्छे नहीं थे। रक्षा उन्मुख मार्शल आर्ट में आमतौर पर मजबूत अपमान की कमी थी। ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट में रेंज की कमी थी, और स्ट्राइकिंग प्रकार की मार्शल आर्ट पूर्ण संपर्क मुकाबले या ग्रैपलिंग में अच्छी नहीं थी, आदि। इन्हें आमतौर पर एक महान कमजोरी नहीं माना जा सकता था, लेकिन वे, बिना किसी संदेह के, कमियां और उच्च भेद्यता के क्षेत्र थे। वॉइड एल्गोरिथम को ये उद्घाटन और कमियां पसंद थी। इसने अनुकूली विकासवादी प्रक्रिया को बहुत अधिक सीधा और सरल बना दिया। हालांकि ऑलराउंडर में ऐसी स्पष्ट और सीधी कमियों की कमी थी। इस प्रकार ऐसी शैलियों के लिए वॉइड एल्गोरिथम की अनुकूली विकासवादी प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल और लंबी थी। यही वह था जो रूई चाहता था। उसे अपनी मार्शल आर्ट में सुधार करने के लिए उसे सीमा तक धकेलने की जरूरत थी। वॉइड एल्गोरिथम एक प्रणाली थी जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सांख्यिकीय रूप से जीत हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त लड़ाई शैली विकसित कर सकता था। हालांकि ढांचा पृथ्वी के मार्शल आर्ट पर आधारित था। गिया में मार्शल आर्ट बहुत अधिक जटिल थी और कहीं अधिक पैरामीटर और चर थे। ये गिया की विलक्षण और अलौकिक मार्शल आर्ट तकनीकों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं था। यह अपनी मार्शल आर्ट विकसित करने और अपने मार्शल मार्ग को पार करने की दो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। वह अपने पिछले जीवन में किए गए कठोर अनुभवजन्य शोध को प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए रूई को जहां तक देख सकता था, वॉइड एल्गोरिथम का पूरी तरह से गिया के अनुरूप विस्तार करने का केवल एक ही तरीका था। सरासर कच्चा अनुभव। वॉइड एल्गोरिथम के उन्नयन को पूरा करने में मुझे कितना अनुभव लगेगा? रूई ने सोचा जैसे ही वह रिंग पर चढ़ा। उसने मिलियाना को देखा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। वह बहुत कम शब्दों वाली लड़की थी। उसने अपनी मार्शल आर्ट को बात करने दिया। और लड़का ये बात कर सकता है। अपना रुख लो, सुपरवाइजर ने निर्देश दिया। मिलियाना ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपनी बाहों को एक रक्षित रुख में अपने पेट के करीब लाया, दोनों पैरों के बीच समान रूप से अपना वजन संतुलित किया। एक रूढ़िवादी लेकिन अंततः लचीला लड़ाई का रुख। रूई ने नोट किया, उसने एक समान रुख अपनाया, लेकिन एक जो हमला करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध था। बायां हाथ और बायां पैर आगे, दायां हाथ और दायां पैर पीछे। उसने अपना वजन ज्यादातर अपने बाएं पैर पर रखा, जिससे उसका दाहिना पैर मुक्त हो गया, जिससे उसे उसके साथ किक लॉन्च करने की अनुमति मिली। इस रुख में बायां हाथ जल्दी उत्तराधिकार में गति जैब्स लॉन्च करने में सक्षम था, जबकि दायां हाथ शक्तिशाली वार लॉन्च करने में सक्षम था जो अच्छी तरह से उतरने पर एक व्यक्ति को नीचे गिरा सकता था। शुरू करो, सुपरवाइजर ने मैच शुरू होने की घोषणा की। रूई तेजी से मिलियाना की ओर फेरबदल कर गया, अपने वजन के बदलावों के लिए उसके आंदोलनों और प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हुए। वह हमेशा ऊर्जा की खपत को कम करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। रूई ने महसूस किया, लगातार जितना संभव हो उतना कम ऊर्जा की खपत बनाए रखकर वह अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक समय तक रह सकती थी। मेरे देखते नहीं, पाव पाव पाव। रूई ने कुछ तेज जैब्स फेंके जिन्हें उसने एक कठोर गार्ड के साथ तुरंत अवरुद्ध कर दिया। उसने एक धक्का देने वाली किक फेंकी जिसने एक चेक के रूप में कार्य किया, दूरी खोलते हुए। रूई ने पूरी तरह से बाहर जाने और महत्वपूर्ण दबाव, वाइटल प्रेशर का उपयोग करने का फैसला किया, उसके जोड़ों के साथ विशिष्ट बिंदुओं और कोनों पर वार की एक झड़ी लॉन्च की। यह एक तरीका था जिसके द्वारा वह उस पर दबाव डाल सकता था। निरंतर क्षति जो अंततः उसकी रक्षा को कमजोर कर देगी। यह महत्वपूर्ण दबाव की सबसे अच्छी उपयोगिता थी। अचानक, उसने अचानक अपना वजन अपने बाएं पैर में बदल दिया। एक किक, रूई ने मुश्किल से महसूस किया, इससे पहले। बाम, उसका दाहिना पैर उसके पहलुओं में धंस गया। रूई ने एक हमले को पूर्वानुमान करके लोचदार बदलाव, इलास्टिक शिफ्ट और तीव्र किनारा, अक्यूट एज दोनों के साथ क्षति को कम किया, लेकिन बस मुश्किल से। उसने जल्दी से एक उच्च किक के साथ पीछा किया। वूश, शक्तिशाली हमला खाली हवा से गुजर गया क्योंकि मिलियाना इससे बचने के लिए झुक गई।
उसने अपनी स्थिति से एक टेकडाउन का प्रयास किया, केवल रूई से एक कुल्हाड़ी किक के रास्ते से संकीर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए। उसने संभावना को पूर्वाभास किया था और उसे एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी किक के साथ हमला छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसने तुरंत उसके बाद भागकर अंदर प्रवेश किया। पाव पाव पाव, महत्वपूर्ण दबाव के साथ वार की एक झड़ी लॉन्च करते हुए एक उद्घाटन की तलाश में, लेकिन वह कभी एक नहीं ढूंढ सका। मिलियाना एक गतिरोध बनाए रखने में अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। उसने कभी भी अपने अपमान के साथ बहुत अधिक प्रगति करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत अधिक प्रगति करने की अनुमति नहीं दी। अवरुद्ध करना, ब्लॉक, परवी, पैरी, चकमा, डॉज, बदलाव, शिफ्ट, जांच, चेक, ये उसके मंत्र थे। रूई पीछे हट गया, उसके बीच कुछ दूरी डाल दी। वॉइड एल्गोरिथम सबसे अच्छा काम करता था जब शोषण करने के लिए यहां तक कि सबसे छोटे उद्घाटन या कमियां थीं। हालांकि जब कोई इतना तितर-बितर करता था जितना उसने किया था, तो किसी भी भयानक उद्घाटन का फायदा उठाना मुश्किल था। वे ज्यादातर हमलों या कुछ आक्रामक पैंतरेबाजी द्वारा बनाए गए थे। ये जारी नहीं रह सकता है, रूई ने स्थापित किया। मैं खुद को थका दूंगा और वह अपना प्राथमिक सहनशक्ति रिजर्व जलने के बाद ही अपना अपमान शुरू कर देगी। उसे अपनी गतिरोध लड़ाई शैली में एक छेद खोजने की जरूरत थी, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आया। कोई प्रभावी दृष्टिकोण होना चाहिए जो यहाँ काम कर सके। समस्या ये थी कि वह नहीं जानता था कि वह क्या था। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसकी रक्षा अति न्यूनतम ऊर्जा खपत का पीछा करती है। यह न केवल उसकी सहनशक्ति को लंबा करती है, बल्कि मुझे यकीन है कि इसे मानसिक रूप से बनाए रखना उसके लिए आसान है। उसे शायद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चूंकि आमतौर पर ऊर्जा खपत को कम करने के लिए किसी भी स्थिति में आंदोलन के केवल एक या कुछ ही तरीके होते हैं। एक रहस्योद्घाटन ने उसके दिमाग को मारा जब रूई आंखों से चौड़ा रुक गया। किसी भी स्थिति में वास्तव में केवल कुछ ही विकल्प थे जो वास्तव में ऊर्जा की खपत को कम करते थे। हमले को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति, हमले को चकमा देने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति, हमले को प्रक्रिया पुनर्निर्देशित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति। चूंकि उसका लक्ष्य हमेशा ऊर्जा की खपत को कम करना है, वह उसके विकल्पों को कुछ समाधानों तक प्रतिबंधित करता है। और अगर उसके विकल्प प्रतिबंधित हैं, रूई ने उस पर एक मापा टकटकी लगाई। कोष्टक उद्धरण ... तो उसकी पसंद अधिक अनुमानित हो जाती है और वह एक कमजोरी है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। उसे यह महसूस करने में थोड़ा समय लगा था क्योंकि पृथ्वी पर मुकाबला खेलों में वास्तव में अति न्यूनतम ऊर्जा खपत की अवधारणा नहीं थी। किसी ने या तो कड़ी लड़ाई लड़ी और जीता, या बहुत निष्क्रिय रूप से लड़ा और नॉकआउट हो गया। वे केवल दो परिणाम थे। मिलियाना की लड़ाई शैली बाद में पृथ्वी पर गिर गई होगी, लेकिन गिया में मार्शल आर्ट ने जो उसके पिछले दुनिया में एक हारने वाली रणनीति थी उसे एक भयानक लड़ाई शैली में बदल दिया। वह अपने पिछले जीवन की मानसिकता से पूरी तरह से संक्रमित नहीं हुआ था। यह मुश्किल था, लेकिन उसने इस मैच के बीच में एक और कदम उठाया। मुझे इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है जो अनुमानित न्यूनतम ऊर्जा काउंटर बनाता है, और फिर जब वह काउंटर कर रही हो तो एक तेज लेकिन शक्तिशाली हमला लॉन्च करने के लिए छोटे संक्षिप्त उद्घाटन का फायदा उठाना। रूई ने सांस छोड़ी, एक नया रुख अपनाया। दृढ़ संकल्प की एक नई लहर ने उसकी आकृति को संतृप्त कर दिया। तकनीकों का चयन और प्रशिक्षण। मैंने तुम्हें मिलियाना को हराते हुए देखा, अच्छा काम यार, वह मजबूत है। केन ने तारीफ की। धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह केन पर मुस्कुराया। मैंने सुना है कि फे क्रोध के साथ वापस आए और तुम्हारा बट किक किया। उसने शरारत से चिढ़ाया। मैं थका हुआ था, केन ने शिकायत की। कुछ औषधियों का सेवन करने के बाद वापस आने के बाद मैंने उसे फिर से हराया। रूई दिल खोलकर हंसा। मिलियाना के साथ स्पार करने के लिए जाने के बाद वह अपनी खुद की लड़ाई में लीन हो गया था। वह अपने रक्षक पद को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था। उसने स्पारिंग सत्र के बाकी हिस्सों के लिए केन और फे को एक दूसरे के साथ स्पार करते हुए सुना और झलक देखी थी। फे शुरुआती हार के बाद क्रोध के साथ वापस आई थी, कायाकल्प और ठीक हो गई थी, और केन को धूल चटा दी थी। रूई को जो मनोरंजक लगा वह यह था कि केन के वापस आने के बाद वह भी कायाकल्प और ठीक हो गया था। उसने एहसान चुकाया, उसे फिर से हरा दिया। यह उनके बीच प्रतिद्वंद्विता का एक तुच्छ चक्र शुरू हुआ, जहां वे प्रत्येक हार के बाद ठीक होकर और कायाकल्प होकर वापस आते और थके हुए दूसरे को बुरी तरह पीटते। उसने सिर हिलाया, हंसते हुए। किशोर, वह अक्सर भूल जाता था कि वे दोनों उसके लिए बच्चों से ज्यादा नहीं थे, वे अपनी अपरिपक्व अवस्था में थे, इसलिए उसने माना कि यह असामान्य नहीं था, उसे ये केवल मनोरंजक और दिलचस्प लगा। तथ्य यह है कि वे एक के बाद एक जीत और हार का आदान प्रदान करने में सक्षम थे, स्पष्ट रूप से निहित था कि वे युद्ध कौशल के मामले में वास्तव में एक ही स्तर पर थे। उनके हारने का कारण यह था कि एक आमतौर पर दूसरे की तुलना में अधिक थका हुआ था। यही बात फे की शुरुआती हार के लिए भी कही जा सकती थी। उसने केन से पहले कई अप्रेंटिस के खिलाफ पहले ही अपने पद का बचाव कर लिया था, रूई भी शामिल था। तो किसको अधिक जीत मिली? रूई ने जिज्ञासा से पूछा। सत्र के अंत तक मेरे पास उस पर एक जीत थी। केन इतराते हुए मुस्कुराया। जब हम अगली बार एक दूसरे से मिलेंगे तो मैं इसे उसके परेशान करने वाले चेहरे पर रगड़ने जा रहा हूं। रूई हंसा, सिर हिलाते हुए। तो तुम अब क्या करने जा रहे हो? केन ने पूछा। कोई योजना? हाँ, मेरे पास कुछ है। उसने सिर हिलाया। मुझे अपने शस्त्रागार को बढ़ाने और विविधता लाने की जरूरत है। मेरे पास अब जो 6 तकनीकें हैं, वे शायद ही एक नींव के रूप में गिनती हैं, लेकिन इसमें अभी भी अंतराल हैं। युद्ध में मेरे विकल्प काफी सीमित हैं। मेरे पास केवल एक आक्रामक तकनीक, महत्वपूर्ण दबाव, वाइटल प्रेशर है।
ये बड़े पैमाने पर मेरी जीत के साधनों और अवसरों को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण दबाव एक समापन चाल होने का मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे वार की क्षति को बढ़ाना है। केन ने सिर हिलाया। महत्वपूर्ण दबाव उन बुनियादी अपराध उन्मुख स्ट्राइकिंग तकनीकों में से एक था जिसे उसने भी मास्टर किया था। उसका कच्चा शारीरिक कौशल सामान्य था, यह उसे गति के लिए अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के कारण था, इसलिए तकनीकों को बढ़ाना जिससे उसने जो क्षति पहुंचाई वह वास्तव में आवश्यक थी। एक ऑलराउंडर को हर तरफ विकल्प की जरूरत होती है। उसने सहमत व्यक्त की। मैं कुछ आराम करने जा रहा हूं। मैं कायाकल्प औषधियों के साथ अपनी सीमा तक पहुंच रहा हूं और हमारे पास स्पष्ट रूप से एक शैक्षणिक मिशन आ रहा है। तो बाद में मिलते हैं। जरूर, थोड़ा आराम करो, फिर मिलते हैं। रूई ने सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी की ओर बढ़ता, केन को उसने अभी जो बताया था उसके बारे में सोचते हुए। मुझे वास्तव में विकल्पों की कमी है। मेरे पास 2 पैंतरेबाजी तकनीकें, 2 रक्षात्मक तकनीकें, एक पूरक तकनीक और एक आक्रामक तकनीक है। इसके अलावा उसका अपराध स्ट्राइकिंग तक सीमित था, जिसका मतलब था कि वह यहां तक कि एक आधे रास्ते सभ्य अप्रेंटिस ग्रैपलर के खिलाफ भी ग्रैपल नहीं कर सकता था। यह भी एक अवांछनीय परिणाम था। वॉइड एल्गोरिथम की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उपयोगकर्ता कितना बहुमुखी था और उपयोगकर्ता हर जगह कितना कुशल था। यही कारण है कि उसने तकनीकों के अगले दौर के साथ अपनी पूर्ण संपर्क और ग्रैपलिंग युद्ध कौशल को मजबूत करने का संकल्प लिया जिसे वह सीखने जा रहा था। निश्चित रूप से एक आक्रामक ग्रैपलिंग तकनीक, एक रक्षात्मक ग्रैपलिंग तकनीक भी। और क्या, उसने खुद से बुदबुदाया, एक फिनिशर मूव भी अच्छा होगा, आदर्श रूप से ये लचीला भी होना चाहिए। मुझे संदेह है कि ऐसी कोई चीज़ मुक्त मूलभूत तकनीकों में होगी। सबसे अच्छा एक ऐसी तकनीक ढूंढना होगा जिसका मूल्य उसकी उपयोगिता पर अत्यधिक निर्भर करता हो। ऐसे कई चर थे जिन्होंने युद्ध में एक मार्शल आर्ट तकनीक के प्रभाव को निर्धारित किया। दक्षता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पैरामीटर था, लेकिन अन्य भी थे। संगतता उतनी ही महत्वपूर्ण थी, यदि कई बार और भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं। उपयोगकर्ता के शरीर और मानसिकता और तकनीक के बीच संगतता युद्ध में तकनीक के प्रभाव को बहुत प्रभावित कर सकती है। केन जैसे हल्के और फुर्तीले शरीर के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली तकनीक का उपयोग अत्यधिक विकसित मांसपेशियों वाले एक भारी भरकम वजन वाले व्यक्ति के हाथों में इष्टतम रूप से नहीं किया जाएगा, और इसके विपरीत भारी वजन वाले लोगों के लिए निर्मित तकनीकें केन जैसे किसी व्यक्ति के हाथों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगी। एक तकनीक का लचीलापन भी महत्वपूर्ण था। लचीलापन आमतौर पर दक्षता की कीमत पर आता था। दोनों स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक एक दूसरे के विपरीत थे। एक तकनीक कितनी कुशल थी, इसका हिस्सा इस बात पर निर्भर करता था कि तकनीक उन परिस्थितियों के लिए कितनी अच्छी तरह से अनुकूल थी जिसका उपयोग इसका उपयोग किया जाना था। यदि एक तकनीक को बहुत शुरुआत से एक और केवल एक विशेष स्थिति में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया था, तो यह निश्चित रूप से उस एक स्थिति में अत्यंत अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें अत्यंत उच्च दक्षता होगी। हालांकि उस तकनीक का उपयोग किसी भी अन्य परिस्थिति में बहुत अच्छी तरह से नहीं किया जा सकेगा यदि इसे पूरी तरह से एक विशेष स्थिति के लिए निर्मित किया गया था। इस प्रकार इसमें कम लचीलापन था। हालांकि यदि एक तकनीक को बहुत शुरुआत से किसी भी संख्या की परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए निर्मित किया गया था, तो इसमें उच्च लचीलापन होगा। लेकिन चूंकि यह किसी भी विशेष परिदृश्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए यह किसी भी एक विशेष स्थिति में उपयोग किए जाने पर अत्यंत प्रभावी नहीं होगा और युद्ध में उपयोग किए जाने पर इसका प्रभाव कुछ हद तक सीमित था। यह एक सामान्य चिकित्सक और, कहते हैं, एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बीच के अंतर जैसा था। हृदय से संबंधित सभी मामलों के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ निश्चित रूप से एक बेहतर निदान और उपचार करेगा, लेकिन अन्य सभी चिकित्सा मामलों के लिए सामान्य चिकित्सक उनका निदान करने के लिए अधिक सुसज्जित होगा और इस प्रकार एक बेहतर काम करेगा, भले ही उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों जितना अच्छा न हो। ये दक्षता और लचीलेपन के बीच का अंतर था। ये, बेशक, तकनीकों के लिए अत्यंत कुशल और लचीला होना असंभव नहीं था। जैसे यह एक विलक्षण प्रतिभा के लिए कई चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना असंभव नहीं था। लेकिन ऐसी तकनीकें दुर्लभ और मूल्यवान थीं। उन्हें प्राप्त करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। तकनीकों का एक भारी बहुमत बीच में गिर गया, जिसमें दक्षता और लचीलेपन का एक सभ्य संतुलन था, जिसमें एक सभ्य बहुमत एक तरह से या दूसरे तरीके से झुकता था। अकादमी ने लचीलेपन में तकनीकों को ग्रेड किया, हालांकि उन्होंने दक्षता के माध्यम से तकनीकों को व्यवस्थित किया। आखिरकार, तकनीकों को डिजिटल रूप से संग्रहीत नहीं किया गया था जहां उन्हें कई मापदंडों द्वारा सॉर्ट करना आसान होगा। वॉइड एल्गोरिथम निश्चित रूप से अधिक कुशल तकनीकों की तुलना में अधिक लचीली तकनीकों के साथ बेहतर काम करता है। उसने खुद से बुदबुदाया। वॉइड एल्गोरिथम लचीलेपन के ब्रूस ली के दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए एक अभिव्यक्ति थी। ये निश्चित रूप से उन तकनीकों के साथ अधिक संगत था जो अंतर्निहित रूप से लचीली थी, उन तकनीकों की तुलना में जो अत्यंत कठोर थीं। क्या इसका मतलब यह था कि रूई ने उच्च दक्षता के बारे में भूलने और पूरी तरह से लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया था? रूई ने सिर हिलाया। वह मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसे परिदृश्य थे जहां विशेषज्ञ उच्च दक्षता तकनीकें हमेशा किसी भी संख्या में लचीली तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक हासिल करेंगी। आदर्श रूप से, मैं हर क्षेत्र, रेंज और युद्ध के रूप में कई उच्च दक्षता विशेषज्ञ तकनीकों के साथ लचीली तकनीकों की एक ठोस नींव चाहता हूं। यह एक अत्यंत लंबा आदेश था। अभी तक, रूई के पास एक आधा पका हुआ नींव था जिसमें पदार्थ से अधिक छेद थे।
अपने आदर्श तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा, खासकर चूंकि अकादमी द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली तकनीकों के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना असंभव था। जिसका मतलब है कि मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने से पहले शायद बहुत सारे मिशन पूरे करने होंगे। रूई ने सोचा। रूई ने तकनीकों के अगले दौर के बाद मिशनों के लिए आवेदन करना शुरू करने का इरादा किया जिसे उसने सीखा था। तब तक उसकी नींव इतनी ठोस हो जाएगी कि केवल अधिक अनुभवी और प्रतिभाशाली अप्रेंटिस ही उसे हरा पाएंगे, एक बार जब वह उन तकनीकों का पूरी तरह से आदी हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सीखने की दर अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक थी, जबकि उसके साथियों को जितने दिन उन्होंने औषधियों का सेवन किया था, उतने दिनों तक बहुत आराम करना पड़ता था। वह उन दिनों को एक पागल आदमी की तरह पीसने में खर्च कर सकता था। इसके अलावा उसकी रिकवरी भी उनसे कहीं अधिक तेज थी। निरंतर प्रशिक्षण ने उसे तकनीकों के सीखने में खुद को विसर्जित करने की अनुमति दी। निरंतर विसर्जन ने उसे तकनीकों को तेजी से सीखने की अनुमति दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव मन एक मशीन नहीं था जो तुरंत शीर्ष गियर सीखने में प्रवेश कर सकता था। ये केवल ठोस मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च करने के बाद ही था कि मन सीखने की गति के मामले में अपनी चरम पर पहुंच जाएगा। जो लोग लगातार 1 घंटा सीखने में बिताते थे वे उन लोगों की तुलना में तेजी से सीखते थे जिन्होंने लगातार 2-30 मिनट के सत्रों में सीखा, जिन्होंने लगातार 6-10 मिनट के सत्रों में सीखने वालों की तुलना में बेहतर सीखा। संचय मायने रखता था। एकमात्र कारण यह था कि एक कार्य पर बहुत अधिक समय बिताना अनुशंसित नहीं था क्योंकि थकान के कारण था, लेकिन औषधियों और रूई की महान सहनशीलता के साथ यह अब सच नहीं था। उसने इस फायदे का दुरुपयोग करने का इरादा किया। आखिरकार वह भी जैसा था वैसा मिशनों को पूरा करने में आत्मविश्वास नहीं था। थोड़ा और गोल होने के बाद मैं निश्चित रूप से अधिक मिशन पूरे करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने इस विचार को उच्चारण किया, वह लाइब्रेरी तक पहुंच गया। नई तकनीकें, ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग। जब रूई ने प्रवेश किया तो वह तुरंत लाइब्रेरी के रक्षा उन्मुख खंड के ग्रैपलिंग विंग की ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ग्रैपलिंग और पूर्ण संपर्क मुकाबले को मजबूत करने का इरादा किया। वहां तकनीकों की एक विशाल विविधता थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश मुफ्त नहीं थे। थ्रो और फ्लिप के विभिन्न रूप और सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के और विभिन्न तंत्रों पर आधारित लॉक और होल्ड, टेकडाउन और रोलिंग तकनीकों की एक किस्म भी। सिर्फ उनके माध्यम से ब्राउज करने से उसके भीतर लालच की एक मजबूत भावना जागृत हुई। इसने लगभग उसके निर्णय को बादल दिया, लेकिन शुक्र है कि निषेधात्मक लागत ने उसे अपने लालच पर कार्य करने से रोक दिया। मुझे सबसे पहले एक लचीली तकनीक की जरूरत है जो मुझे ये सुनिश्चित करने की अनुमति दे कि मैं पूर्ण संपर्क ग्रैपलिंग में बहुत आसानी से पराजित नहीं होऊंगा। उसने खुद से बुदबुदाया। ये ग्रैपलिंग के संबंध में मेरी रक्षात्मक नींव के रूप में काम करेगा। अगर कोई कभी मुझ पर सफलतापूर्वक टेकडाउन करता है तो मैं असहाय नहीं रहूंगा।